आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। क्या मेरी आवाज मिल पा रही है? जी जी, बिल्कुल। ओके। आप सभी का स्वागत है एक बार पुनः नवी दैवी अहिल्या राष्ट्रीय योग संगोष्ठी, जिसका कि हमारा आज है व्यक्तित्व कौशल में योग का सहयोग। योग वैसे तो सहयोग हर जगह ही करता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक, सामाजिक क्षेत्र में, नैतिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में और भावनात्मक क्षेत्र में, और सभी से मिलकर ही हमारा व्यक्तित्व का निर्माण होता है। मनुष्य के निर्माण में पंच तत्वों का भी बहुत महत्व है, लेकिन जब व्यक्ति पंच तत्वों से बन जाता है उसके बाद में व्यक्तित्व का जब निर्माण होता है तो बहुत सारी चीजें आती है, और उन चीजों को जो सही रूप प्रदान करता है, सही दिशा देता है, वो है हमारा व्यक्तित्व। क्योंकि हर मनुष्य गर्भ से ही पैदा होता है, लेकिन गर्भ से बाहर निकलने के बाद वो क्या कार्य करेगा, उसके संस्कार कैसे होंगे, ये सब उसके व्यक्तित्व पर ही डिपेंड करता है। और जब व्यक्ति का व्यक्तित्व अच्छा होता है तो व्यक्ति संसार में पूजनीय बन जाता है। उदाहरण के लिए स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने अपनी अत्यंत अल्प आयु में ही विश्व में अपना नाम इतना कर दिया कि आज कई वर्षों बाद भी हम लोग उनके व्यक्तित्व को पूजते हैं। तो आप सभी का स्वागत है नौवीं देवी अहिल्या राष्ट्रीय योग संगोष्ठी विचारों का मंथन, जो हमारी योग संगोष्ठी की टैगलाइन है, विचारों का मंथन। हम यहाँ पे हर रविवार को समय ठीक शाम को 7 बजे मिलते हैं, और हर बार ही हमारे साथ में महिला अतिथियां होती हैं, जो 10 अतिथि वक्ता पैनल में शामिल रहती हैं। वो साथ में हमारे एक मुख्य अतिथि भी रहते हैं, और हम आपस में मिलकर, आप जैसे श्रोता गुणीजन भी हमारे साथ में जुड़ते हैं, इस कार्यक्रम को और भी आगे बढ़ाने के लिए हमें प्रोत्साहित करते हैं। तो आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं इस कार्यक्रम में। आज का विषय व्यक्तित्व कौशल में योग का सहयोग, और हमारे साथ में आज जो अतिथि जुड़ेंगे उसमें मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर भरत गुप्ता जी हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय योग शिक्षक हैं, योगाचार्य हैं और योग विशेषज्ञ हैं, और कई वर्षों से योग के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। और वैसे तो नागपुर महाराष्ट्र से ही सर हैं, लेकिन 6 महीने यूएसए में भी रहते हैं और 6 महीने भारत में रहते हैं। तो अभी यूएसए का समय जो हो रहा है, सुबह के 9:30 बजे हैं। सर ने इतनी सुबह हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए डॉक्टर भरत गुप्ता जी सर का बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो रविवार और ऊपर से समय निकालना। उसके अलावा हमारे साथ में जो 10 नारी शक्ति अतिथि वक्ता पैनल में शामिल होंगे, उनमें रिद्धि जोशी जी भरूच गुजरात से, मनीषा शर्मा जी जयपुर राजस्थान से, किरण सिंघी जी इंदौर मध्य प्रदेश से, अयोध्या कांदे जी पुणे महाराष्ट्र से, उमा चौधरी जी कोटा राजस्थान से, संगीता कुमारी जी गुरुग्राम हरियाणा से, स्वाति सुरवे जी अहिल्यानगर महाराष्ट्र से, नेहा शाह जी मुंबई महाराष्ट्र से, मंजू कश्यप जी दिल्ली से, और पायल सिसोदिया जी माहिल्या की नगरी इंदौर से हमारे साथ में जुड़ेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत करने के पहले थोड़ी सी संस्था के बारे में जानकारी दे दूं कि संस्था 8 नवंबर 2019 को स्थापित की गई थी, और हमारी जो संस्था है, संस्था राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर, मध्य प्रदेश शासन से पंजीकृत संस्थान है। एनजीओ के रूप में हम लोग कार्य कर रहे हैं, और केवल योग के जन प्रचार के लिए हम इस तरह की संगोष्ठियां और दूसरे कार्यक्रम लगातार निरंतर रूप से करते जा रहे हैं। संस्था इन संगोष्ठियों के अलावा बहुत सारे कार्य ऑफलाइन माध्यम से भी करती है, और हमने कई जगहों पर शिविर योग कार्यशालाएं लगातार निरंतर रूप से हम लोग लगाते रहते हैं। हमारे जो आज के मुख्य अतिथि हैं उनके ही
वो हमारे साथ में सबसे अंत में, आप सभी को सुन रहे हैं वो, और सबसे अंत में उनका उद्बोधन होगा। जैसा उन्होंने मुझे बताया कि मैं अंतिम में ही बोलूंगा सबके, जब आप सबको सुनना चाहेंगे वो, तो इसलिए डॉक्टर भरत गुप्ता जी जो कि आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं, वो सबसे अंत में अपना उद्बोधन देंगे। और साथ में जहां तक मेरा विचार है, सभी नारी शक्तियां जुड़ चुकी होगी। रिद्धि जोशी जी, मनीषा शर्मा जी, किरण सिंघी जी, अयोध्या जी, संगीता कुमारी जी, स्वाति सुर्वे जी, नेहा शाह जी, मंजू कश्यप जी और पायल सिसोदिया जी भी जुड़ चुके हैं। जो टेक्निकल टीम है उनके नाम के आगे 10 कर दे। पायल सिसोदिया जी जुड़ चुके हैं, वैसे अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएंगे। चलिए, तो ज्यादा समय ना लेते हुए, और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हम लोग लगातार जो योग संगोष्ठियां हमने 20 जुलाई से प्रारंभ की है, हम उन संगोष्ठियों को चलाते चलाते आज 9वें चरण की ओर चल रहे हैं, यानी कि 9वीं। और जो हमारा लक्ष्य है बहुत लंबा है, लक्ष्य बहुत लंबा है, क्योंकि हमने जो संगोष्ठियां शुरू की है माता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पूर्ण होने के उपलक्ष्य में शुरू की है, और हमारा लक्ष्य है कि हम 300वीं योग संगोष्ठियों का भी आयोजन करें। तो आप सभी का सहयोग लगातार निरंतर निर्बाध रूप से हमें मिलता रहेगा, तो हम लगातार 300 योग संगोष्ठियों का भी लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। हम लोग अभी रोज सुबह फेसबुक लाइव कार्यक्रम भी संचालित कर रहे हैं, जिसमें वर्तमान में हरियाणा योग यात्रा चलाई जा रही है, और आज की तारीख तक हम करीब 7 जिले हम कंप्लीट कर चुके हैं हरियाणा के। और यहाँ यात्रा 2 अक्टूबर तक संचालित की जाएगी। उसके बाद पुनः फेसबुक लाइव कार्यक्रम जो सतत रूप से चल रहा है, वो सभी जगह से हम नारी शक्ति को आमंत्रित करेंगे। इस बार के वर्ष को हमने नारी सशक्तिकरण वर्ष दिया हुआ है, जिसमें हम फेसबुक लाइव के माध्यम से समस्त नारियों को आमंत्रित कर रहे हैं, साथ में ही संगोष्ठियों में भी नारी शक्ति को ही आमंत्रित कर रहे हैं। तो जिस तरह से, और अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर स्वच्छ सेवा पखवाड़ा के तहत भी एक उन्होंने टैगलाइन दी है, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। तो जब नारी स्वस्थ होगी तो परिवार भी सशक्त होगा। तो हम उनके नरेंद्र मोदी जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने नारी शक्तियों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही उम्दा कार्य कर रहे हैं और सेवा पखवाड़ा को उनको समर्पित किया है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए अब मैं हमारे आज की अतिथि वक्ता पैनल में से रिद्धि जोशी जी जो कि भरूच गुजरात से हमारे साथ में हैं, उनको मैं आमंत्रित करता हूं कि वो अपना इस योग संगोष्ठी जो कि जिसका विषय है व्यक्तित्व कौशल में योग का सहयोग पर अपने विचार प्रस्तुत करें। रिद्धि जोशी जी, स्वागत है। थैंक यू सर। और मैं पुण्य श्लोको अहल्या योग केंद्र का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, और साथ साथ में तपन सर और सुनील सर का भी तहे दिल से आभार करती हूँ, और भरत गुप्ता जी जो वो भी मेरे एक प्रकार से गुरु है, उनको भी मैं प्रणाम करती हूँ। और मेरा जो आज का विषय है वो व्यवहार कौशल्य में योग का महत्व, उसके बारे में मैं 2-3 मिनट में, वैसे तो सबको योग क्या है वो पता ही है, लेकिन थोड़ा मेरा विचार व्यक्त मैं करूंगी। तो व्यवहार कौशल्य में योग यानी कि बिहेवियर स्किल, आपकी बिहेवियर स्किल कैसे योग से बदल जाएगी, यानी कि आपका व्यवहार योग में आने से पहले और योग में नहीं थे उसके पहले आप एनालाइज करो कि जब हमें पता नहीं था, जब हम योग में नहीं आए थे तब हमें पता था कि हम कैसे जीवन जीते थे। जब चाहो उठो, जब चाहो खाना खा लो, जब चाहो बाहर निकल जाओ। लेकिन जब से हम योग से जुड़े हैं, हम मिताहार से जुड़ गए हैं। जब से हम योग से जुड़े हैं, हम मिताहार का पालन के साथ साथ हमारा आचार विचार और व्यवहार सब कुछ बदल गया है। और पहले हमें पता नहीं था कि हमें सबके साथ या फिर हमारे साथ जो जो जुड़ा है उसके साथ कैसे व्यवहार करना है। लेकिन जब मैंने पतंजल योग दर्शन पढ़ा, उसमें महर्षि पतंजलि ने कहा कि अगर आपको आपका व्यवहार सुधारना है, और हम समाज में रहते हैं तो सभी के साथ बिना व्यवहार का तो हम रह नहीं सकते हैं, लेकिन हमारा व्यवहार धीरे धीरे योग में आके कैसे बदलेगा, उसके बारे में हमारे महर्षि पतंजलि चित्त प्रसादनम के उपाय बताते हैं कि अगर आपको व्यवहार शुद्धि करनी है तो क्या करना पड़ेगा, आपका चित्त प्रसन्न रहे ऐसे उपाय करो। तो उन्होंने बता दिया कि मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावनात् चित्त प्रसादम, आपकी 4 प्रकार की भावना है।
तो वो 4 प्रकार की भावना आपको किसके साथ आपको मैत्री किसके साथ करनी है, आपको करुणा किसके साथ रखनी है, आपको मुदिता किसके साथ रखनी है और आपको दूरी किससे बनाए रखनी है। तो देख लो, इससे आगे हमें कौन व्यवहार सिखाएगा। इसके बाद बता दिया कि अष्टांग योग का पालन करो। अष्टांग योग में उन्होंने यम बता दिया। यम में कहा कि अहिंसा का पालन करो। अहिंसा में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो अहिंसा का फल भी उन्होंने कितना बढ़िया बताया कि नहीं अहिंसा का पालन करना हमें मन नहीं होता है तो भी करने का हमें इच्छा हो, इतना बढ़िया उन्होंने उनका फल बताया कि अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर त्याग। अगर आपने अहिंसा का पालन किया तो आपके प्रति प्राणी भी वैर त्याग कर देगा। शेर आ जाएगा तो भी आपको क्षति नहीं पहुंचाएगा। इतना बड़ा उन्होंने बात बता दी। सत्य, अगर आपने सत्य का पालन किया तो क्रियाफलाशयत्व, यानी कि आप जो भी बोलोगे वो सत्य हो जाएगा। तो कितना बढ़िया यम नियम का, वो सब मैं डीप में नहीं जाऊंगी क्योंकि आप सब योग पढ़े हुए हैं, आपने पातंजल योग दर्शन पढ़ा है। लेकिन व्यवहार हमारा कैसे सुधरेगा, उन्होंने पहले अष्टांग योग में भी क्या बताया, पहले व्यवहार शुद्धि बता दी। यम से व्यवहार शुद्धि कर लो और नियम से आंतरिक शौच यानी कि आंतरिक शुद्धि कर लो। और उसके बाद आप जब समाज में निकलेंगे, अभी यही ही देखो कि हम कैसे कैसे प्रांत से जुड़े हैं। कोई अमेरिका से जुड़ा है, कोई यहाँ से जुड़ा है, कोई हरियाणा से जुड़ा है, कोई राजस्थान से जुड़ा है। लेकिन योग के माध्यम से हमें किसके साथ कैसा व्यवहार करना है वो हमको योग सिखाता है। योग सिर्फ मैट पे करने की बात नहीं है कि हमने मैट पर बैठ गए और योग हो गया। योग तो मैट के बाद ही सच्चा शुरू होता है। और भगवान ने भी गीता में कहा कि योगः कर्मसु कौशलम। आपको जो भी रोल मिला है उस रोल को आप कुशलता पूर्वक अगर पूर्ण करते तो वो योग ही है। योग यानी कि आपने आसन कर लिया, प्राणायाम कर लिया, वो ही योग नहीं है। योग तो आपको जीव से शिव को मिलाने वाला योग है। योग यानी कि ऐसा विज्ञान है जो आपके अन्नमय कोष को आपके आनंदमय कोष तक पहुंचा देता है। यानी कि आपका जो नेक्स्ट बर्थ है उसको भी वो सुधारने वाला योग है। योग से व्यवहार तो सुधरेगा ही, वो शरीर आपका अच्छा रहेगा, आपका डायबिटीज भी चले जाएगा, आपका हाई बीपी भी चला जाएगा, वो उसकी बाई प्रोडक्ट है। लेकिन उसका सच्चा तो जीव का शिव से मिलन। इसीलिए हम योग वशिष्ठ में भी क्या कहते हैं, संसार तरणात युक्ति कथ्यते योग। योग क्या है, आपको संसार सागर से पार करवा देगा। सिर्फ आपका रोग नहीं दूर करेगा, आपको संसार सागर भी पार करवा देगा। और फिर कहा कि मना प्रस्मन उपाय योग इत्यभिधीयते। आपके मन को प्रसन्न भी रखेगा। और अगर मन प्रसन्न नहीं रहेगा, हमने चरक संहिता में भी देखा कि प्रसन्न आत्म इंद्रिय मनाः स्वास्थ्य इत्यभिधीयते। आपका स्वास्थ्य क्या है, आपकी समदोष, सम अग्नि, सम धातु, ये सब तो सम रहना ही चाहिए। आपकी धातुएं भी सही रहनी चाहिए, मल क्रिया भी सही रहनी चाहिए, और आपके धातु यानी कि आपकी सप्त धातु भी सही रहनी चाहिए, और त्रिदोष भी सही रहना चाहिए। लेकिन उसके साथ आपकी प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना, यानी कि आपकी आत्मा और इंद्रिय भी प्रसन्न रहना चाहिए। और अगर आपका आत्मा और इंद्रिय और मन प्रसन्न नहीं रहा तो आपने जितना भी मैट पे बैठकर योग किया वो योग आपको बेनिफिशियल नहीं रहेगा आपके लिए। तो योग तो एक ऐसा है कि आपको इस जीवन से परलोक तक, यानी कि आपको आत्मा से परमात्मा का मिलन कराने वाला वो योग है। और योग सच्चा आत्मधर्म सिखाने वाला है। अभी तक हम क्या कहते थे कि मैं हिंदू हूं, ये मुस्लिम है, कोई ईसाई है, या फिर धर्म से हम जोड़ देते हैं कि मैं इस संप्रदाय से जुड़ी हूं, मैं इस संप्रदाय से जुड़ी हूं। योग ने हमें सच्चे धर्म से जोड़ दिया। योग का धर्म यानी कि आत्मधर्म। योग से हमें पता चला कि आत्मा और प्रकृति को एक नहीं समझना है। जब तक आपने आत्मा और प्रकृति, पुरुष और प्रकृति को एक न एक समझा, तब तक आपका योग सक्रिय होगा नहीं। इसीलिए योग हमें आत्मा से, हमारी जीवात्मा को परमात्मा से मिलन करवाना ही योग है। तो योग से हमारा कर्म कौशल यानी कि कौशल्यता, यानी कि हमारी समाज में रहने का व्यवहार तो बदलेगा ही, लेकिन योग हमें इतना अच्छा ज्ञान देता है कि योग से, और हमें अपने आप ही, आप सोचो कि हम योग में नहीं आए थे तब हम कैसे थे। मैं तो पहले तो यहाँ किसी के साथ 2 मिनट भी बात करनी थी ना तो मैं घबरा जाती थी। मेरे घर में बोलते थे कि तू ऐसे स्टेज फियर कब तक रखेगी। और मैं सही में बता रही कि जब से मैं योग में आई तब से मेरी स्टेज फियर भी चली गई है। तो कितना सारा बेनिफिट, ये तो सारा बाई प्रोडक्ट है। लेकिन सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट आपका कुंडलिनी जागरण योग करवाता है। और कुंडलिनी जागरण से ज्यादा आपके जीवन में कौन क्या महत्व रहेगा।
और आपको आत्मा को पहचान आप जाएंगे तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। तो योग सिर्फ आसन प्राणायाम मुद्रा बंद नहीं है। योग आसन से शुरू करके षटकर्म से शुरू करके ध्यानात प्रत्यक्षमात्मनम यानी कि ध्यान से अपने आत्मा की प्रत्यक्षीकरण कराने वाला योग है। तो योग से आपकी व्यवहार कुशलता तो आपकी होगी, लेकिन आपको आत्मा का प्रत्यक्ष दर्शन भी हो जाएगा। बस बहुत समय में नहीं लेती हूँ, क्योंकि मेरे बाद भी बहुत सारे लोग हैं जो अपना मत व्यक्त करना चाहते हैं। क्योंकि योग के बारे में तो आप जितना भी बताओ, जैसे पुष्पदंत ने शिव महिमा में कहा कि अशित गिरी समस्यात कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतरुवर शाखा लेखिनी पत्र मूर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानाम ईश पारन्न याति। हम भगवान के गुण पूरे विश्व की पेड़ की पौधों यानी कि उसकी डाली को लेकर भगवान के गुण लिखने बैठ जाए तो भी भगवान के गुण समाप्त नहीं होंगे। वैसे ही योग के बारे में जितना भी बोलने के लिए कहो, हमें कभी भी टाइम मर्यादा हमें नहीं ले जाएगी। यानी कि हमें जितना भी बोलने के लिए कहो, हमें ऐसा नहीं कि आप बोलेंगे कि चलो 10 मिनट तो 10 मिनट, 1 घंटा तो 1 घंटा भी हम योग के बारे में यहाँ जो बैठे वो तो मुझे पता है सब बोल ही सकते हैं, लेकिन समय मर्यादा को ध्यान में रखते हुए और दूसरों को भी योग के बारे में बोलने का मौका देते हुए मैं अपना वक्तव्य यहाँ पे समाप्त करती हूँ। सभी को ओम प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद रिद्धि जोशी जी, जो कि हमारे साथ भरूच गुजरात से जुड़े हुए थे। काफी सारी चर्चा के माध्यम से इन्होंने हम अपने व्यक्तित्व में कैसे कुशलता ला सकते हैं, या जाने की जो हमारा आज का विषय है व्यक्तित्व कौशल में योग का सहयोग और योग हमें किस प्रकार से सहयोग करता है, बहुत सारी उन्होंने चर्चा की है। अब अगला नाम में इसी पैनल के तहत मनीषा शर्मा जी, जो कि जयपुर राजस्थान से हमारे साथ में जुड़ेंगे। स्वागत है आपका। मनीषा शर्मा राजमाता अहिल्या जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, स्वागत है जी जी। राजमाता अहिल्या योग केंद्र का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हमें ये मंच प्रोवाइड किया अपने शब्द रखने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। तपन सर, सुनील सर, आपका बहुत बहुत आभार है। और जितने भी यहाँ अतिथिगण आए हैं सभी को मेरा प्रणाम। मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ बोलने की जरूरत है, क्योंकि रिद्धि जी ने सब कुछ बोल ही दिया है। मुझे लगता है कुछ मेरे शब्द भी उन्होंने ही बोल दिया है, तो अब मैं क्या ही बोलूं। फिर भी मैं योग के बारे में इतना मतलब नहीं डीप में जाऊंगी, क्योंकि मैं अभी योग में केवल 2 साल से ही आई हूँ। और मैं पहले सबसे पहले अपने बारे में ही व्यक्त करूंगी विचार कि भाई मैं योग से पहले क्या थी और योग के बाद मैं क्या हूँ। योग से पहले जो भी सबकी दिनचर्या होती है, मेरी भी वही दिनचर्या थी कि घर संभालना, ये काम करना, वो काम करना, फ्री टाइम में मोबाइल देखना या टीवी देखना, वही हमारी दिनचर्या थी। या जैसे लोग सभी गॉसिप करते हैं, चिट चैट करते हैं सबसे, तो वो दिनचर्या मेरी भी ऐसी ही थी। पर मुझे गॉड गिफ्ट मिला, या अचानक मुझे योग से जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं योग से जुड़ी, मेरे व्यवहार में भी, मेरे परिवार में भी बहुत चेंजेस आए। अब तो ऐसा हो गया है कि सुबह उठते ही चित्त में, मन में योग है तो रहता है, और रात में सोते हैं जब भी योग ही रहता है, कि 24 घंटे दिमाग में योग ही चलता रहता है। फिर वो भले ही आसन हो या हमारा ध्यान हो या किसी से बातचीत करना हो, तो वो सारा कुछ हमारा योग के ऊपर ही चलता है। तो मैंने अपने व्यवहार में बहुत चेंजेस देखा है कि योग के जरिए ही मेरी दिनचर्या, ऋतुचर्या सब मेरी चेंज हो गई है योग के लिए। मैं थोड़ा सा ही और बोलूंगी। योग मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाकर व्यवहार कौशल में सुधार करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। ये व्यक्ति को तनाव कम करने, आत्म जागरूकता बढ़ाने और दूसरों के साथ बेहतर संवाद करने में मदद करता है। यह तनाव कम करता है, मन को शांत करता है। तनाव होने से व्यक्ति अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं अपना सकता है, पर तनाव कम रहता है तो वो सकारात्मक दृष्टिकोण अपना सकता है। योग आत्म जागरूकता को बढ़ाता है। आत्म जागरूकता के लिए व्यक्ति अपनी भावना को बेहतर ढंग से समझ सकता है और उन पर नियंत्रण भी पा सकता है, जिससे भावनात्मक बुद्धिमत्ता में सुधार होता है। शारीरिक मुद्रा और मानसिक स्पष्टता से आत्मविश्वास बढ़ता है। योग के आसन और ध्यान से शारीरिक और मन में संतुलन आता है, जो व्यक्ति को अधिक आत्मविश्वासपूर्ण बनाता है। मैं लोगों को ध्यान दूं
क्योंकि मैंने सर को मैसेज किया था कि आज मेरा एग्जाम है, मुझे उसके लिए थोड़ा ध्यान रखना है मेरे एग्जाम का। मैं यहीं पे अपने शब्दों को विराम दूंगी और लोगों को मौका दूंगी। धन्यवाद तपन तपन सर और सुनील सर, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा शर्मा जी, जो कि जयपुर राजस्थान से हमारे साथ में जुड़े हुए थे और हमारे व्यक्तित्व में योग परिवर्तन लाता है। जैसे उन्होंने बताया कि पहले उनका जीवन योग से पहले क्या था और अब उनका जीवन क्या हो चुका है, यानी कि अब योग में ही उठना है और योग में ही सोना है, योग में ही खाना है और योग में ही आराम करना है। तो बहुत सारी चीजें हमारे व्यक्तित्व के अंदर परिवर्तन होता है योग के माध्यम से। जहां हम इस संगोष्ठी के माध्यम से चर्चा कर रहे हैं अपने व्यक्तित्व के ऊपर और उसमें योग का किस तरह से हमें सहयोग मिल पा रहा है और आगे मिलता रहेगा, उस पर हम लोग चर्चा जारी रखेंगे। अब अगला नाम इसी पैनल के तहत किरण सिंह जी, जो कि मां अहिल्या की नगरी इंदौर से हमारे साथ में जुड़ेंगे। किरण सिंह जी इंदौर मध्य प्रदेश से कनेक्टेड हो चुके हैं। जी स्वागत है आपका। हरिओम। जय हरिओम, श्री कृष्ण। स्वागत। जय श्री महाकाल। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही। आदरणीय तपन सर और सुनील सर का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ। श्री भरत जी गुप्ता को प्रणाम और सभी बड़ों को, नारी शक्तियों को प्रणाम, मेरे साथियों को यथायोग्य प्रणाम। मेरा हालांकि बोलने का थोड़ा सा रहता है कि घबराहट बनी रहती है, इतना सारा आत्मविश्वास नहीं रहता है, थोड़ा जुटाना पड़ेगा मुझे। राजमाता अहिल्या योग केंद्र को अनेक अनेक बधाइयां देना चाहती हूँ कि जिन्होंने हम जैसी नारी शक्तियों को, जो हम घरेलू हैं, इन्हें बोलने का मौका दिया है। तो कोशिश रहेगी। वैसे मैंने जो जो पॉइंट्स लिखे हैं हमारी रिद्धि जी जोशी ने सब बोल दिए हैं, फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा रिवीजन करके वही बोल देती हूँ, क्योंकि वही यम नियम है, वही मैत्री मदिता जो पतंजलि योग सूत्र के हैं, वही सब है। तो मैं बोलती हूँ, थोड़ा सा कुछ त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करिएगा। जहां योग है वहां संतुलन है, जहां योग है वहां संतुलन है, और जहां संतुलन है वहां श्रेष्ठ व्यवहार है। तो आज का विषय भी यही है कि व्यवहार कौशल में योग का सहयोग। साथियों, जैसा कि सब हम जानते हैं कि योग केवल शरीर को रखने का साधन नहीं है, अपितु ये हमारे मन, विचार और व्यवहार को भी संतुलित करता है और व्यवहार को भी संतुलित करता है। अब यहाँ व्यवहार कौशल से क्या अर्थ है कि दूसरों के साथ अच्छा संवाद करना, धैर्य और सहनशीलता रखना, सहयोग की भावना दिखाना और सकारात्मक सोच के साथ जीवन जीना। अब इस व्यवहार कुशलता में यम नियम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो यम नियम व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार को तो निर्देशित करते हैं, जिसमें नैतिक चरित्र, आत्मानुशासन और आंतरिक शांति का विकास होता है। यम बाहरी नैतिक अनुशासन होने और दुनिया के साथ कैसा व्यवहार करना है वो सिखाते हैं, और जबकि नियम हमारे आंतरिक अनुशासन को सिखाते हैं, जो भी सोच संतोष द्वारा हम अपने अंदर के मलों का नाश करते हैं। तो इन सिद्धांतों का पालन करने से स्वयं और दूसरों के साथ बेहतर संबंध बनता है और एक सार्थक जीवन जीने का आधार बनता है। यम हमें दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए इसका तो दिशा निर्देश करते ही हैं, और 5000 वर्ष पूर्व हमारे पतंजलि मुनि ने बता ही दिया था कि कैसे व्यक्तियों के साथ कैसा व्यवहार करना है। ये रिद्धि जी जोशी ने अच्छे से बता ही दिया हमें, तो इस पे नहीं जाऊंगी मैं। अब इस संदर्भ में श्री भगवत गीता में भी कहा है हमारे भगवान श्री कृष्ण से कि समत्वम योग उच्यते, कि योग का वास्तविक अर्थ है हर परिस्थिति में संतुलित रहना। जीवन सुख हो या दुख हो, सफलता हो या असफलता, हमें हमेशा योग क्या सिखाता है? समभाव में रहना। ज्यादा खुशी हो, ज्यादा गम हो, कुछ भी हो, हमें हमेशा समभाव में रहना है। यही गुण अच्छे संबंध और मधुर व्यवहार के लिए भी आवश्यक है। इसके अलावा गीता जी में श्री कृष्ण ने एक और जगह भी कहा कि समत्वम योग उच्यते, अर्थात योग कर्म सुकौशलम, कि योग हमें कार्यों में कुशल बनाता है। किस तरह से हमें दैनिक जीवन के सारे कार्यों को कुशलता पूर्वक करना है, वो हमें योग ही सिखाता है। योग से जुड़ने के बाद ही हम अच्छे कार्यों को कर पाते हैं, सारा सिस्टम समझ पाते हैं, किस तरह से सब कामों को करना है वो सब हम कर पाते हैं। एक योग साधक और एक जो योग साधक नहीं है, दोनों की दिनचर्या में बहुत फर्क होता है। उसमें एक आत्मानुशासन रहता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और आजकल जो युवा पीढ़ी है जो हर चीज में विचलित हो जाती है, घबरा जाते हैं हर चीज में, तो योग साधक यदि जो हैं तो वो ये सब चीजों को आसानी से फेस कर लेते हैं।
तो योग हमें कार्यों में तो कुशल बनाता है। जब हम एकाग्र और शांत मन से काम करते तो हमारा व्यवहार भी सहयोगपूर्ण और सकारात्मक होता है। और व्यवहार कुशलता में कुछ बिंदु भी हैं जिससे हम कुछ और सुधार कर सकते हैं, कि तनाव प्रबंधन है, कि योग तनाव को कम करने में मदद करता है जिससे कि हम अधिक शांत और संयमित व्यवहार करते हैं। ध्यान और एकाग्रता बढ़ाता है योग, हमारी आत्म जागरूकता बढ़ाता है, और सहानुभूति और संवेदनशीलता भी योग के द्वारा आती है। और निर्णय लेने की क्षमता वो भी बहुत बढ़ जाती है। पहले हमें लगता था करूं ना करूं, कैसे करूं, लेकिन योग से हमें ये भी चीजें आती है। तो अंत में हम देवी अहिल्याबाई की 300वीं शताब्दी के इसमें उपलक्ष्य में हम यही प्रण लें कि योग को अपने दैनिक जीवन में शामिल करके अपने व्यवहार कौशल में सुधार लाएंगे और अधिक सकारात्मकता और प्रभावी तरीके से जीवन जीने का आनंद लेंगे और सभी में आनंद बांटेंगे। यही सब विचारों को जीवन में उतारेंगे और हम एक बार जो योग अपनी देवी अहिल्या माता का जयकारा लगाएंगे। तो देवी अहिल्याबाई का जय हो, देवी अहिल्याबाई की जय हो, देवी अहिल्याबाई की जय हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सादर वंदन, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद किरण सिंह जी, जो कि इंदौर मध्य प्रदेश से हमारे साथ में जुड़े हुए थे। बहुत सारी बातें इन्होंने बताई। योग कर्मशु कौशलम गीता के अंदर बहुत अच्छा एक श्लोक दिया हुआ है, भगवान कृष्ण के मुखारविंद से निकला हुआ है। किस तरह से हम कर्मों में कुशलता लाकर हम आगे बढ़ सकते हैं जीवन में। ऐसे ही व्यक्तित्व का भी एक कौशल है, और हमारा व्यक्तित्व का अगर कौशल योग के माध्यम से सुधरे तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे जीवन की। वैसे तो व्यक्तित्व सुधारने के लिए कई सारे कोचिंग सेंटर, कई सारे संस्थान खुले हुए हैं, लेकिन जब व्यक्ति योग में आ जाता है तो उसका व्यक्तित्व अपने आप ही सुधर जाता है। उसे व्यक्तित्व विकास करने के लिए किसी कोचिंग या किसी संस्थान में प्रवेश लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो अब मैं इसी श्रेणी में हमारी जो पैनल है अतिथि वक्ता, अगला नाम अयोध्या कांदे जी, जो कि पुणे महाराष्ट्र से हमारे साथ में होंगे, उनको आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपने विचार प्रस्तुत करें। अयोध्या कांदे जी, स्वागत है आपका। हरिओम सर। हरिओम। पहले तो आप सभी का धन्यवाद कि हमें फिर यहाँ और एक बार बोलने का मौका दिया है। इसलिए हम राजमाता पुण्य श्लोका जो अहिल्या योग केंद्र इंदौर मध्य प्रदेश से, इस संस्था के सभी अभिभावकों को मैं मेरा सादर प्रणाम करती हूँ, और अतिथि पैनल पर जो भी हमारे श्रेष्ठ गुरु है उनको सादर प्रणाम करती हूँ, और हमारे साथी जो नारी शक्ति है उन सभी को, और हमारे श्रोतागण हमारे साथ जो भी, क्योंकि वो भी योग के माध्यम से यहाँ जुड़े हैं तो वो भी सहयोगी है हमारे, तो सभी को मेरा सादर प्रणाम। और हम जो भी आज मैं बात कर रही हूँ, मेरा आत्मीयता आप जो भी अहिल्या देवी संस्था के साथ जो आत्मीयता बढ़ गई है इस कारण, क्योंकि हर नारी को क्या होता है, अपनी मायके का कुछ होता है ना, तो ज्यादा ये होता है। तो हमारी यानी आत्मीयता ऐसी बढ़ गई कि अहिल्या जो नाम है वो इंदौर में कैसा, यानी हम लोगों ने चौथी में पढ़ा था जो चरित्र उनका था, तब से तो ज्यादा करके हमने कुछ चरित्र के बारे में उनके पढ़ा नहीं था। लेकिन जब आप इंदौर से बोला और अहिल्या देवी का नाम, तो फिर हम पढ़ाई करने लगे कि अहिल्या देवी वहां कैसे पहुंच गई। तो हमें पता चला, क्योंकि बचपन जो भी पढ़ा था वो फिर बुक में ही रह गया। तो फिर बाद में याद आया कि जो अहिल्या देवी जी है वो महाराष्ट्र में उनका मायका है, यानी उनके पेयर से हम लोग हैं, और आप लोग जो है वो ससुराल है उनका, यानी उनकी जो है जन्मभूमि महाराष्ट्र से है और आपकी जो यहाँ से कर्मभूमि है। तो हम आज एक बहुत यानी खुद को महसूस कर रहे हैं, यानी हैप्पी महसूस कर रहे हैं कि हम दोनों परिवार को साथ में मिला रहे हैं अहिल्या देवी जी के, कि महाराष्ट्र उनका मायका और ससुराल ये दोनों साथ में चल रहे हैं। और इस अहिल्या देवी परिवार के साथ हम मिलकर एक बात, उनके ही जैसे उनका व्यक्तित्व, जैसे कि मैं कहना चाहूंगी कि उन्होंने जो भी तापपत्र ऐसे है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का ऐसा जीवन नहीं कि जिन्होंने योग में अप्लाई नहीं किया है, लेकिन नाम नहीं योग का लिया ऐसे नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में योग रहता है, लेकिन वो निखारने के लिए उनके पास जो भी गुण होते हैं उसको वो अप्लाई करते हैं और अपनी जो भी कर्तव्य है उसको पारायण करते हैं। तो मैं अहिल्या देवी के जो भी 3 उन्होंने जो कार्य किए हैं, जैसे कि भक्ति योग उनका बचपन में था, फिर उसमें जो भी उनको संस्कार मिले उससे उन्होंने ससुराल में जाके कर्म योग किया, और फिर उसके बाद उन्होंने जो भी ज्ञान योग से हमें
अब तक 300वीं यानी उनकी त्रिशताब्दी चल रही है, फिर भी हम उनको याद कर रहे हैं। देखो हमारे फैमिली में कोई गुजर जाता है तो कितने ज्यादा से ज्यादा एक हमारी शताब्दी कोई याद करेगा, हमारे पंजों को, पुरखों को, लेकिन अहिल्या देवी जी है, उनको हम सदियों से और सदियों तक याद रखेंगे, ऐसा उनका कर्म रहा है। तो मुझे लगता है हर किसी को, यानी हम खुद को तो ऐसा महसूस करें कि मैं कम से कम एक इंसान बनकर खुद के लिए तो एक प्राउड फील करूं। तो इस यानी मार्ग पर चलने के लिए मुझे इस योग ने जो योगदान दिया है, आज का जो टॉपिक भी वो है कि हमें जो भी हमारे टॉपिक का विषय दिया है कि हम हमारी व्यवहार को कौशल में लाकर खुद को कैसे अष्टपेलू या खुद को कैसे पहचान सकते हैं, या योग का ऐसा भी हम कह सकते हैं कि नो योर सेल्फ की जर्नी है ये योग अभ्यास या योग में आने का जो भी हम रास्ता अपना रहे हैं, ये खुद को, क्योंकि कहाँ भी किसी भी जगह पर कोई भी व्यक्ति तो किसी ने भी बड़ा किया है तो वो खुद के ऊपर काम करते हुए किया है, ना दूसरों के ऊपर ध्यान देकर। क्योंकि हमारे यहाँ महाराष्ट्र में सारे संतों का बहुत इतिहास है और बहुत उन्होंने हमारे लिए कार्य किए हैं। जैसे कि ज्ञानेश्वर महाराज जी ने पस्तायदान जो लिखा है सारे विश्व की शांति के लिए किया है, तो उन्होंने अपनी खुद के ऊपर इतना बड़ा काम किया है, तभी वो भी योगी थे। यानी हर किसी ने योग का काम किया है, किसी ने एक एक पार्ट लिया है योग का, लेकिन उन्होंने अपने को जो जो चाहिए हो योग से ही साध्य किया है। तो मैं खुद के ऊपर जो अप्लाई किया है, आज मैं यही कहना चाहूंगी कि मुझे योग से क्या क्या मिला है, और मैं कहना चाहूंगी कि हर किसी को योग के एक भी हम सिद्धांत के ऊपर चलेंगे ना, तो हर किसी को हम शांति, और हम जो भी योग के माध्यम से अभी हमारे साथ जो मोदी जी जुड़े हुए हैं, यानी योग को लेकर वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं हमारे लिए। कि पहले तो उन्होंने योग दिन मनाया, फिर उसके बाद प्राणायाम दिन भी मनाया, फिर उसके बाद एक एक योग में एक एक वो अच्छी तरह से मानवता का उत्थान होने के लिए कार्य कर रहे हैं। तो हमें उस राह में चलते हुए हमें भी खुद कुछ को यानी खुद को योगदान देना है कि हम भी कुछ इसका सहयोग कर सके। तो हमें ये सहयोग आप लोगों के साथ करते हुए मिल रहा है, यही हमारे लिए बहुत यानी आनंद की बात है। तो अभी मैं स्टार्ट करूंगी कि मेरे जीवन में योग का, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लेना है, सर ने ऐसा योग का सब्जेक्ट इतना पढ़ा है कि पंच पकवान हमारे सामने दिए और खाना नहीं, हमें व्रत रखना है, ऐसा बोला गया है। ऐसे मुझे लगता है कि हमें टॉपिक इतने कवर करने की, सिर्फ हमें ऐसे व्यंजन लेने की हमें पौष्टिकता दीजिए। तो ऐसे सारांश में मुझे बताना है यहाँ, जो भी बताना है कि हम योग से कैसे खुद को ये करते हैं। तो मुझे जब भी मैं यानी 2020 से मैं जुड़ी हूँ, उससे पहले मेरा बोला जाता है योग वशिष्ठ में कि ज्ञान और कर्म के मार्ग पर जब चलोगे आप तो मुक्ति पाओगे। तो लेकिन मेरे ज्ञान में 2017 में डिप्लोमा इन योग किया था, लेकिन मैं यूज नहीं करती थी योग को, सिर्फ ज्ञान में था मेरे, कभी कर्म में नहीं था। लेकिन लॉकडाउन पड़ा और पता नहीं, बोलते हैं कि यानी मुझे जो गुरु मिले हैं, सहयोगी मिले हैं, उन्होंने बोला था कि योगी भव, भगवत गीता में कहा है कि हजारों में एक को योग मिलता है। तो ये जो लाइन मुझे मिली ना, हर बार मुझे योग में एक एक लाइन जो भी या श्लोक हो हमारे, या फिर उसमें मंत्राज हो, प्रार्थनाएं हो, एक एक को लेकर मैं इतना सोचती थी कि ये इतना अच्छा क्यों बोला गया है और किसके लिए बोला गया है। तो हमें वो निखारने का जो अंतर्भाव आता है ना, ये सारी चीजों से है। जैसे कि मुझे एक घेरंडा संहिता का जो श्लोक है ना, मेरे लिए मैंने अप्लाई किया और उसके ऊपर मैं बलबूते पर यहाँ जो भी हूँ, आज मैं आपका थोड़ा यानी मेरा खुद का परिचय दूंगी। जब भी मैंने फेसबुक पर लिया था तब मुझे फेसबुक पर आने की कोई आइडिया भी नहीं थी, ना मुझे वहाँ कुछ सूझा नहीं मेरे बारे में बोलने का। तो मैं आज मेरा खुद का परिचय ये देना चाहती हूँ कि मैं 2020 से जब से योग में जुड़ी हूँ, तो मैंने डिप्लोमा इन योग पहले से किया था, लेकिन उसके बाद मैंने जो भी योग में अलग अलग अभ्यास थे, यानी लेवल 1, 2, 3, 4 फिर 6, ऐसा मेरा प्रवास रहा है इसमें। और इसमें जो भी पढ़ाई की है ना, ऐसा नहीं कि मुझे उसमें आर्थिक परिस्थिति सुधारनी थी, वो तो भौतिक स्थिति के लिए है, लेकिन मुझे अंतर मन में शांतता नहीं थी कि और क्या है। जैसे कि उपनिषदों में सारे उपनिषद जो प्रश्न उत्तर के माध्यम से है कि प्रश्न पड़े हैं, मैं क्यों, मेरा अंतरात्मा क्या, मुझे क्या करना है, यानी मानव उत्थान के लिए क्या क्या या खुद के उत्थान के लिए क्या क्या करना है, ये प्रश्न मुझे बहुत सता रहे थे। तो इसलिए मैं एक एक लेवल करती गई, और ये लेवल करते वक्त यानी खुद को ही निखारने की जो ये हो गई आदत, तो मुझे हर किसी में आत्म तत्व देखने की ये परिचिति आने लगी कि वो है योग में नहीं है, इसलिए उनका बिहेवियर ऐसा है।
और मैं जो योग में हूँ तो मेरा ऐसा हो सकता है। तो ये कंपैरिजन या कुछ भी मेरे कुटुंब में मेरा बहुत कम हो गया है कि जो भी हम अहम में आते थे वो ऐसा क्यों, वो ऐसा क्यों, लेकिन आत्म तत्व की ओर या अंतर्मन की ओर जाते हैं तो हमें पता चलता है कि मैं और वो अलग क्यों हूँ, क्योंकि योग अभ्यास में जो आता है वो फॉलो करता है तो उनका बिहेवियर अलग ही होता है और उनको संभाल ले रहा है। जिनको योग में नहीं आए हैं उनको इसकी रास्ता दिखाना है, उस रास्ते में जिनको यानी जो भी रास्ता अच्छा लगता है उस रास्ते के ऊपर चलते हुए उनको धीरे धीरे हमें जो भी हमारे अष्टांग योग में बहिरंग योग बोला है पहले उसको अप्लाई करें। बहिरंग करते करते वो अंतर योग में कब जाएगा हमें पता नहीं चलेगा, इतना अच्छा योग है। तो मैं मेरा खुद का उदाहरण देती हूँ कि मैंने जैसे भी ये योग अभ्यास में आई हूँ तो तब से मेरा ऐसा चला कि मैंने ये लेवल तो कर लिया है, योग अभ्यास कर लिया है, इससे अभी हमें और क्या कार्य करने हैं। तो इसलिए मैंने 2-3 संस्था के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ। टीचर का एक पूना में जो बड़ा कॉलेज है उसमें मैं प्रोफेसर कह के योग टीचर का सब्जेक्ट मेरे लिए है। तो वहां भी मैं हर यानी जो हमारी युवा पीढ़ी है उनको सिर्फ फिजिकल या थेरी पार्ट के लिए योग ना रहे तो एक एक टॉपिक जो है योग का एक भी सिद्धांत अपनाए, जैसे कि यम भी अपनाए तो भी वो उसका कल्याण करेगा, नियम भी अपनाएगा तो भी कल्याण, यानी अष्टांग योग के ऊपर कौन सा भी एक अपनाएगा तो वो अपना खुद का कार्य और अच्छी तरह से, क्योंकि भौतिक जगत में क्या होता है हमारी समाधान की स्थिति रहती नहीं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, लेकिन योग में हमें सुख का सभी की अलग अलग परिभाषा हो सकती है लेकिन समाधान की जो परिभाषा है हर किसी की यानी अपनी खुद की होती है। तो ये समाधान हमें योग देता है, बाकी कोई जगत में ऐसा ज्ञान नहीं है कि वो आपको समाधान दे। आगे आगे बढ़ने की ये इच्छाएं करता है, योग करता है लेकिन हमें समाधान देता है हर स्टेज में। जैसे कि मैं अभी 6 भी किया है फिर भी मुझे समाधान है, आगे जो भी मिलेगा उसमें समाधान है। और मैं साइकोलॉजिस्ट अभी 2nd ईयर मेरा चल रहा है और 2020 से मैंने एजुकेशन मेरा स्टार्ट किया है। ये सिर्फ योग के बलबूते पर किया है क्योंकि मेरा अभी एज 40 चालू है, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि मैं इतनी जिम्मेदारियां निभा सकती हूँ या मुझे इतना सारा बोझ ये करना है, नहीं। तो इसलिए मुझे ये श्लोक इतना प्यारा है और उसके ऊपर मैं प्यार करते करते इसमें कब से इन्वॉल्व हो गए, कब से मैं उसके ऊपर कार्य कर रही हूँ मुझे ही नहीं पता चला। और आगे चलकर मुझे जो कार्य करना है कि साइकोलॉजी यानी मानसिक चिकित्सा हम योग से माध्यम से ठीक कर सकते हैं, इसलिए मैं काउंसिल यानी मेरा जो सब्जेक्ट है क्लिनिकल साइकोलॉजी, उसमें जो भी सब्जेक्ट आते हैं अलग अलग बीमारी आती है तो उसमें जो भी दिक्कत होती है परेशानियां होती है तो उसको हम कैसे इस योग अभ्यास से अष्टांग योग के एक एक माध्यम से, जैसे कि प्राणायाम किया तो हम लाघव हो सकते हैं, मन से शरीर से हल्के हो सकते हैं। तो ये एक एक उनको पार्ट करते हुए उनकी बीमारी को समझते हुए हम इस कार्य में उनको लाकर ठीक करने का प्रयास करेंगे। तो योग में ऐसी साधना है कि आप यानी जो घेरंड ऋषि कहते हैं कि नास्ति माया सम पाशो नाशी नास्ति योगात परम बलम और नास्ति ज्ञानोत्परो बंधुरा नहंकारो परो रिपुहु, यानी वो कहते हैं कि माया से यानी पहला जो उनका कहा है कि माया के समान पाप नहीं है और योग से बढ़कर बल नहीं है और ज्ञान से बढ़कर बंधु यानी ज्ञान की तरह बंधु जो है वो योग है। और फिर हमें जो लास्ट में वो लाइन कही है उन्होंने कि अहंकार से बढ़कर शत्रु नहीं है, यानी ये चारों लाइन हमें योग में आकर याद करती है कि हमें क्या ये दे सकता है योग, और उसी माध्यम से हम यानी भक्ति योग भी जी सकते हैं, ज्ञान योग भी जी सकते हैं। तो भक्ति योग में भी श्रेष्ठता किसमें कही है, चौथे वाला जो भक्त है तीसरे वाला भक्त हमें बनना है, यानी कोई भी चीज हम ले लेंगे तो श्रेष्ठता की ही बात करेंगे। जैसे कि ज्ञानी योग में भी श्रेष्ठता ज्ञान की ही करेंगे हम, और भक्ति में भी हम भक्ति की यानी जैसे कि जिज्ञासु और ज्ञानी भक्त इसके ही कैटेगरी में रहने का प्रयास करेंगे, तभी हम इस कार्य की ओर उत्थान कर पाएंगे। और जो भी हम अभी चाह रहे हैं सभी का एक ही योग में आने का, क्योंकि हर डॉक्टर किसी को भी क्या बोलता है कि आप योग में जाओ, यानी उनसे सोल्यूशन नहीं हुआ तो योग में जाओ, आप कुछ तो वहां पाओगे। तो वो आशा क्यों है उन लोगों को, क्योंकि यहाँ सारी चीजों का हल है, लेकिन हमें हमारी जिम्मेदारी है कि हम योग में आए हैं, हमारा सहयोग चल रहा है तो हमें भी उनको सहयोग करना है कि हम इसको कैसे लेकर चल सकते। इसलिए मुझे वो हमारी जो योग वशिष्ठ में परिभाषा की है कि संसार पार करने की ही जो युक्ति है
वो योग है। तो ये युक्ति हमें अपनानी है। बाकी बहुत कुछ बोलने के लिए है, लेकिन अभी सभी को टाइम देना है, इसलिए मैं यहाँ विराम करती हूँ मेरी वाणी को। और कुछ भी मेरे से चूक भूल हुई हो या प्रोनाउंस करते हो कुछ हुआ होगा श्लोक का तो माफ करिएगा। धन्यवाद सभी का। हरिओम। धन्यवाद। अभी मैडम ने बहुत अच्छी बातें कही हैं। पहली बात तो यही कि अहिल्या माता के मायके से आते हैं, और दूसरा हम लोग उनके ससुराल से हैं, तो एक घनिष्ठता बन गई है। और माँ अहिल्या ने भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग के माध्यम से अपना तो व्यक्तित्व विकास किया ही किया, साथ में ही जनमानस का भी व्यक्तित्व विकास किया। आगे सभी नारी शक्तियों से मेरा नम्र निवेदन है कि अपने विषय पर रहें, तो हम समय सीमा में अपने कार्यक्रम को समाप्त कर पाएंगे। और जो विषय, मतलब हम योग तो समंदर है, लेकिन ले जाएंगे तो बहुत दूर तक जा सकते हैं, जहां इसका अंतिम छोर मिलना मुश्किल ही है, बहुत कठिन है कि हम कहां पर समाप्त करें। लेकिन जैसा इन्होंने अभी बताया था कि बूफे लगा हुआ, उसमें क्या चुनना, ये हमें योग के अंदर मिताहार रखना है। 5 मिनट का समय है तो वो मिताहार ही है कि आपको उसमें अपनी बात रखना है, या बूफे लगाए तो आपको अपने मिताहार के अनुसार ही ग्रहण करना है। तो अगला नाम उमा चौधरी जी, जो कि हमारे साथ में कोटा राजस्थान से जुड़ेंगे। अगर जुड़ गए हैं तो टेक्निकल टीम नाम देखें, उमा चौधरी जी, स्वागत है आपका। अनम्यूट कर दें इनको, टेक्निकल टीम अनम्यूट कर लें मैडम आप। टेक्निकल टीम माँ जी आप अनम्यूट देखिए, आपका ऑप्शन आ रहा होगा अनम्यूट का। नहीं हो पा रहे, टेक्निकल टीम अपने इधर से करें उनको। थोड़ा समय दीजिएगा। अनम्यूट करिए, अब देखिए एक बार आप उमा जी। नहीं हो पा रहे, माइक का इशू, ठीक है। ठीक है, हम अगले नाम पर चलते। थोड़ा सा आप ट्राई कीजिए उसको अनम्यूट करने के लिए जब तक। अगला नाम संगीता कुमारी जी, गुरुग्राम हरियाणा से हमारे साथ में जुड़ेंगे। वो टेक्निकल इशू हो रहा है, जब तक टेक्निकल सॉर्ट आउट होता है तब तक हम उनको जोड़ लेंगे। संगीता कुमारी जी, जी स्वागत है आपका। जी स्वागत है। धन्यवाद सर। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर भरत गुप्ता, तपन सर, सुनील सर को मेरा प्रणाम है, और यहाँ पे उपस्थित सभी श्रोतागण और सारे अतिथि नारी शक्ति को मेरा प्रणाम है। मैं अपना आभार व्यक्त करना चाहती हूँ सुनील सर और तपन सर और राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर का आपसे जुड़ने और इस संगोष्ठी में शामिल होना मेरा सौभाग्य है। इसलिए मैं आप लोगों को और इस संस्था और पूरी टीम का बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। जैसा कि आज का जो विषय है, व्यवहार कौशल में योग का सहयोग, तो पहले व्यवहार समझते हैं। व्यवहार है क्या? किसी भी काम को जब हम करते हैं, हमारा अनुभव जिस क्रिया को प्रदर्शित करता है वो एक व्यवहार है। मतलब हमारी सोच जब क्रिया में परिवर्तित हो जाती है तो वो व्यवहार है। व्यवहार दो तरह से हो सकते हैं, बाहरी और आंतरिक। बाहरी व्यवहार मतलब अगर हम किसी को देखते हैं और हम उसको हेलो करते हैं, नमस्ते करते हैं, मुस्कुराते हैं, तो ये हमारा एक बाहरी व्यवहार है। और आंतरिक व्यवहार हमारी सोच, हमारा विचार, हमारी भावनाएं और हमारी संवेदनाएं, इससे
जो हमारा व्यवहार निकलता है ये हमारा आंतरिक व्यवहार है। अब हमारे व्यवहार कौशल में योग की क्या भूमिका है, इस पे हम ध्यान देते हैं। योग, जैसे कि सभी को पता है, योग शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, भावनात्मक, ये पूरे हमारी जो स्वास्थ्य है इसमें सुधार के लिए योग करते हैं। और योग ऐसी प्रक्रिया है, एक्चुअली योग आध्यात्मिक विज्ञान है जो हमारे शारीरिक, मानसिक और हमारे पंच कोशों को अच्छी तरह से सींचती है, मतलब नरिश करती है। योग के द्वारा इसका नरिशमेंट होता है। आगे हमारा योग हमारे व्यवहार में कैसे बदलाव लाता है, ये उसको कौशल कैसे बताता है, इसके लिए महर्षि पतंजलि का अष्टांग अंग जो है, ये इसकी स्टेप बाय स्टेप जो यम, नियम और आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सबसे अच्छा इसका उदाहरण है। क्योंकि यहाँ शुरुआत होती है आपकी नैतिकता से। आपके नैतिक सिद्धांत क्या है, आपके सोसाइटी, आपके आसपास के आपका व्यवहार उनके प्रति क्या है। महर्षि पतंजलि ने इसको बहुत बारीकी से अपने 196 सूत्रों में इतनी अच्छी से बांधा है। और उसमें अष्टांग योग ऐसा दिया है कि कोई भी जो पहली बार भी योग में आता है उसको पढ़ के उसके अभ्यास से वो अपने व्यवहार को बहुत बेहतर बना सकता है। मतलब वो ये अभ्यास अगर वो अपने में करे तो उसमें बहुत सारे चेंज आ सकते हैं। जैसे नैतिकता, उसके बाद महर्षि ने बोलता है कि सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। बिना सेल्फ डिसिप्लिन के कुछ हो ही नहीं सकता। शारीरिक में बोलते हैं, शारीरिक जो है मुद्राएं जो है ये सतत अभ्यास से, और ये नहीं कि हमारी मुद्राएं हैं अपने शरीर को कष्ट देने के लिए, इसको आराम, सावधानी और स्थिरता के साथ अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो हम दृढ़ होते हैं। उसके बाद आता है पावरमेंट, इम्पावरमेंट। आपको इम्पावर अपने आप को कैसे करोगे? अपने मन और अपने शरीर को सांसों की क्रिया के द्वारा आप इम्पावर करते हैं। मतलब ऊर्जा का संचालन, आपको ऊर्जा के संचालन आप में कैसे हो रहा है, उसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, प्राणायाम के द्वारा महर्षि ने बहुत अच्छे से समझाया है। उसके बाद की कड़ी आती है प्रत्याहार, हमारे सेंस ऑर्गन, हमारे जिससे हम बाहर के नॉलेज एक्वायर करते हैं। महर्षि का कहना है कि ये सेंस ऑर्गन हमारे मन को इतना विचलित करता है, क्योंकि जो योग दर्शन है वो पूरी तरह चित्त वृत्ति निरोध इसी पे है। मतलब आपकी चित्त, आपके मन में जो विचारों का लहर है उसको संभालना है, उसको नियंत्रित करना है, क्योंकि वो आपके व्यवहार में प्रकट होती है। तो यहाँ पे महर्षि ने बताया कि आपकी इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करना है, उसको मन के साथ से अलग करना है, क्योंकि इंद्रियां मन को ही प्रभावित करती है और हमेशा डोमिनेट इतना करती है कि हमारी बुद्धि कमजोर पड़ जाती है। और ये ऐसी क्रिया होता है जो, इस क्रिया से क्या होता है, ये हमारे व्यवहार में भी प्रकट होता है। तो यहाँ इंद्रियों का वो बोलते हैं कि उसके बाद संयम का काम शुरू होता है, जो है धारणा, ध्यान, समाधि। वहाँ पे बताते हैं महर्षि कि आप में स्थिरता लाना है, एकाग्रता लाना है, और ये जब एक पॉइंट पे क्या है, इसको स्थिर कर देना है। मतलब आपको स्थिरता और ये एकाग्रता से क्लैरिटी उत्पन्न होती है। क्लैरिटी उत्पन्न होगी तो आपको आपका लक्ष्य दिखेगा, आपका लक्ष्य दिखेगा तो आप उस हिसाब से काम करोगे। मतलब ये आपके महर्षि का ये अष्टांग योग, ये हमारे शारीरिक, मानसिक और ये कहा जाए कि ये पूरे पंच कोशों को ये सींचता है। ये सारे जो अभ्यास है अगर कोई करने लगे तो अभी है कि एक व्यक्ति जो कि योग में है, उसकी दिनचर्या में योग रोज है, और एक व्यक्ति जो योग उसकी दिनचर्या में योग नहीं है, इसको हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं? ये कैसे कहा जाता है कि ये उसके व्यवहार कौशल को बढ़ाएगा योग? तो इसमें हम इसको रिस्पॉन्स और रिएक्ट
दो चीज़ें हैं। जो व्यक्ति योग में है वो हमेशा किसी भी सिचुएशन या किसी भी परिस्थिति को पहले रिस्पॉन्स करेगा बजाय कि रिएक्ट करने के लिए। मतलब कि वो अपने आप को महर्षि के जो अष्टांग योग के जो सीढ़ियों को इतनी अच्छे से अपने में इन्वॉल्व किया है कि उसका व्यवहार भी उसी के हिसाब से है। कहने का मतलब कोई भी अगर परिस्थिति आती है तो पहले उस परिस्थिति को समझेगा, अपनी समझ लाएगा, और समझ से क्या होता है उसकी जो प्रोसेसिंग होती है दिमाग में, कॉग्निटिव प्रोसेसिंग होगा। उसके बाद ये प्रोसेसिंग होने के बाद उसमें उस परिस्थिति को क्या करना है ये उसके बिहेव में आएगा। तो उसकी सकारात्मक, क्योंकि वो शांत से समझने की कोशिश कर रहा है परिस्थिति को, सकारात्मक उसमें आएगी और उस परिस्थिति को वो उसका मन सही डायरेक्शन देगा, और जिसकी वजह से वो अब जो परिस्थिति आई है उसका नज़रिया भी उसके लिए अलग होगा और उसको अलग तरह से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। कहने के मतलब यह है कि वो व्यक्ति जो कि योग में है उसमें एक स्थिरता रहेगी, वो किसी भी सिचुएशन में जल्दीबाजी नहीं करेगा, उसके नर्वस सिस्टम कूल रहेंगे, वो उसके अंदर में कोई हलचल नहीं होगी, उसमें विचलित नहीं होगी। जबकि जो व्यक्ति योग में नहीं है उसके पास कोई परिस्थिति हो, या तो सकारात्मक या नकारात्मक हो, कोई भी फेवरेबल और या अनफेवरेबल, उस परिस्थिति में वो हमेशा रिएक्टिव होगा। जैसे कि अगर उसके सामने कोई थाली रख दिया जाए परोस के खाना, तो वो उसको ये देखना नहीं है कि इसमें क्या है और ये कितना है और ये टाइम है, इस समय में मुझे ये खाना है कि नहीं। उसे यही लगेगा कि जो सामने आया है उसका अपना प्रतिक्रिया देखा है, और इसमें क्या होगा, वो उस प्रतिक्रिया में अगर वो अनफेवरेबल है तो उसमें नकारात्मकता आएगी, उसका नर्वस सिस्टम फ्लाइट एंड फाइट मोड पे चलेगा, क्योंकि उसके पास जल्दीबाजी रहेगी उसको सॉल्व करने के लिए। उसमें कोई संतुलन, कोऑर्डिनेशन और एक तरह से बैलेंसिंग उसमें नहीं रहेगा। तो कहने का मतलब ये योग में आने से आप में एक सकारात्मक भावना आती है, एक आपकी क्लैरिटी आती है, आप बैलेंस होते हैं किसी भी स्थिति में, और ये सारा आपके व्यवहार से प्रदर्शित होता है। आपको फिजिकल ना देखकर अगर कोई आपकी आवाज़ सुने, उसमें आपका व्यवहार पता चलता है कि आप खुश हो, नाराज हो, आपकी आवाज़ से वो पहचान लेता है आपका व्यक्तित्व। तो मेरे कहने का सार है कि योग ही एक ऐसी कला है या विज्ञान है जो जीवन जीने की शैली बताती है, और ये बताती है कि एक खुशहाल और स्वस्थ जीवन के लिए योग कितना आवश्यक है। साथ साथ ये जो हमारा आज का विषय है व्यवहार की कौशलता योग से ही आती है, क्योंकि ये हमारे पंच कोशों को, ये बात नहीं है सिर्फ हम ऊपर से ही, हमारा अनुभव ही हमारे व्यवहार में आता है। हम जो सोचते हैं वो हम व्यवहार में प्रदर्शित कर देते हैं। अगर हम अंदर से गुस्सा है, हमारे एटीट्यूड में पता चलता है, हमारे व्यवहार से पता चलता है हम नाराज हैं, खुश हैं, वो पता चलता है। हमारी भावनाएं हमारा व्यवहार को प्रदर्शित करती है, और भावनाओं को पतंजलि योग सूत्र में जो पतंजलि ऋषि ने बोला भावनाओं को कैसे कंट्रोल किया जाए, ये कोई डॉक्टर या फिर कोई इंस्टीट्यूशन या फिर कोई किताब आपको नहीं समझा सकती, जो योग आपको समझाता है। क्योंकि योग बोलता है ये एक ज्ञान जो दे रहे हैं, इसको विज्ञान के रूप में परिवर्तित करो, मतलब इसको अपने ऊपर अभ्यास करो, और ये अभ्यास जब आप करोगे तो आपको खुद इसका फल दिखेगा। तो ऑल टुगेदर कहने का मतलब ये है कि ये हमारे जो व्यवहार कौशल में है, योग की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, जो और व्यवहार ही हमारा व्यक्तित्व है। जब आपका व्यवहार अच्छा है तो आपका व्यक्तित्व अच्छा है, और आपका व्यक्तित्व अच्छा है तो आप एक सफल नागरिक हैं। चाहे घर हो, बाहर हो, आपका वर्क प्लेस हो, आपके रिलेशनशिप हो, किसी में आपका व्यवहार बहुत मायने रखता है। इस तरह से मैं अब इस संगोष्ठी का जो विषय था उससे विराम लेती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद संगीता कुमारी जी, जो कि हमारे साथ में गुरुग्राम हरियाणा से जुड़े हैं। तो काफी सारी उन्होंने चर्चा की कि हम जो योग वाला है वो तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता है, बल्कि उस चीज को समझता है, सोचता है, फिर कुछ कहता है।
जबकि जो योग में नहीं वो तुरंत प्रतिक्रिया कर देता है। जैसे उन्होंने एक आहार के माध्यम से उदाहरण दिया कि किसी के सामने खाना रख देंगे तो वो सोचेगा नहीं और तुरंत खाने लग जाएगा कि जो मिला खा लो। लेकिन जब योग वाले के सामने कोई भोजन रखा जाएगा तो वो देखेगा कि हमारी उस समय खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, खाने योग्य है या नहीं है, आदि बातों पर बहुत सारी चर्चा वो सोचेगा, अपने दिमाग में चर्चा करेगा। तो अगला नाम इसी पैनल में स्वाति सुर्वे जी, अहिल्या नगर महाराष्ट्र से हमारे साथ में होंगे। स्वाति सुर्वे जी, स्वागत है आपका। राजमाता अहिल्या देवी योग केंद्र की मतलब पूरी टीम को मैं धन्यवाद बोलूंगी, क्योंकि ये बहुत अच्छे से काम कर रही है नारी शक्ति के लिए, और हमें जो ये मौका दे रही है बोलने का, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी पूरी टीम का। तो आज का विषय है व्यवहार कौशल्य में योग का महत्व। तो इस योग से हमने हमारे जीवन है, हमारे व्यवहार में क्या परिवर्तन लाया है। तो बहुत परिवर्तन आया है जब से हम योग करने लगे हैं। तो जैसे हमारे ऋषि मुनियों ने भी हमें योग का महत्व अनेक ग्रंथों द्वारा समझाया है। जैसे अभी संगीता जी ने भी महर्षि पतंजलि के बिना ये तो नहीं हो सकता, उन्होंने भी जो जो हमें सूत्र बताए हैं उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है योग और व्यवहार के बारे में। फिर श्रीमद् भगवत गीता में भी योग के जो वर्णन मिलता है वो बहुत से श्लोक है भगवत गीता में भी। हम क्या सीखे हैं, तो योग जब से योग करने लगे हैं तब से हमारा आत्मविश्वास बढ़ गया है, फिर हमारी सकारात्मकता बढ़ गई है, हर परिस्थिति को बेहतर ढंग से कैसे हैंडल कर सके वो हम सीख गए हैं, निर्णय शक्ति लेने की क्षमता हमारी बढ़ गई है, अहंकार जो अहंकार होता है वो कैसे कम करके हमारे दूसरों का साथ व्यवहार कैसे बेहतर कर सकते हैं वो हमने यहाँ से सीखा है। तो जैसे योग से व्यक्तिमत्व का सर्वांगीण विकास हम करके जीवन में और व्यवहार में कुशलता प्राप्त कर सकते हैं, और हमारे हर कर्म को हम कर्मयोग बना सकते हैं। जैसे महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग के बिना ये नहीं साध्य हो सकता। फिर भी जैसे गीता में भी श्लोक आता है कि जब योग करते हैं तो योग कैसे सिद्ध होता है। जैसे जो भी युक्ताहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः, यानी आपका खाना पीना, सोना जागना, यानी आहार विहार आचार विचार जो युक्त होगा, यानी आपके आदर्श दिनचर्या होगी, सात्विक भोजन होगा, मिताहार होगा, तभी आपका योग सिद्ध होगा। ये खुद भगवान ने छठे अध्याय में 17वें श्लोक में बताया है। अनेक श्लोक उन्होंने बताए हैं। जैसे योग को ये भी हमने सीखा है कैसे कैसे करना, कैसे बैठना है। जैसे वो समंकाय शिरोग्रीव धारयन् नश्चलम स्थिरम समप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम दिशश्चानव लोकनम, ये श्लोक भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। फिर जैसे WHO ने भी स्वास्थ्य की परिभाषा की है, तो उन्होंने क्या किया है कि शरीर में व्याधि का न होना ये स्वास्थ्य नहीं है। तो हर मनुष्य में जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक स्वास्थ्य ही पूर्ण स्वास्थ्य कहलाता है। जैसे पहले भी किसी ने बोला है, जैसे आयुर्वेद में भी स्वास्थ्य की परिभाषा की है, समदोषा समाग्निश समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना स्वस्थ्य इत्यभि दीयते, यानी आपके त्रिदोष नियंत्रित होने चाहिए, आपकी जठराग्नि अच्छे से प्रदीप्त होनी चाहिए, फिर आपके सप्त धातु समान होने चाहिए, आपके मल मूत्र श्वेत का निष्कासन अच्छे से होना चाहिए, और इसी के साथ साथ आपका आत्मा मन इंद्रिय प्रसन्न होना चाहिए, तभी आप पूर्ण स्वस्थ कहलाते हैं। और जब आपका मन पूर्ण स्वस्थ होता है तभी आप, मन स्वस्थ रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, तो आपके व्यवहार में कुशलता आएगी ही आएगी। जैसे शारीरिक स्वास्थ्य हम योगासनों से करते हैं, योग से हम शरीर को बैलेंस करते हैं, फिर शरीर यानी शुद्धि क्रियाओं से शरीर की पूरी शुद्धि करते हैं, यानी इससे आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से प्रॉपर वर्क करती है। डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर वर्क करेगी तो एक्सक्रीटरी सिस्टम भी अच्छे से प्रॉपर वर्क करेंगी, तो आपका डाइजेशन प्रॉपर होगा, यानी आपका पेट साफ अच्छे से होगा। जिसका पेट साफ उसको सब माफ,
जिसका पेट साफ अच्छे से होगा तो मन क्या हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा, वही आपका मन प्रसन्न हो जाता है। और मन प्रसन्न जहां पे रहता है तो आपका हर काम कुशलता से होता है। तो आगे जैसे उन्होंने बताया कि मानसिक स्वास्थ्य में भी हम क्या करना चाहिए, यानी मनोमय कोश की शुद्धि मानसिक स्वास्थ्य है। जैसे शारीरिक स्वास्थ्य में अन्यमय कोश की शुद्धि हो गई, तो मानसिक स्वास्थ्य में हम इंद्रिय मन को नियंत्रित करना, प्रसन्न करना है, यानी प्रत्याहार हमें करना है, पूरा कंट्रोल करना है उस पे, यानी मनोमय कोश की शुद्धि हो गई। जब हम योगा करते हैं, यानी अगर हम जिम करते हैं, जिम से क्या होता है, शरीर को आकार मिलता है। लेकिन अगर हम सूर्य नमस्कार, आसन, प्राणायाम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो उससे क्या होता है, शरीर को आकार तो मिलता है, लेकिन साथ में साथ मन को संस्कार भी मिलते हैं। तो ये किससे हो सकता है, केवल योग से ही संभव हो सकता है। तो जो मन को कंट्रोल करना, यही योग का मुख्य उद्देश्य है, यानी आत्मा को परमात्मा से मिलाना, ये योग का मुख्य उद्देश्य है। इसमें योग वशिष्ठ भी उन्होंने भी ये कहा है कि मनः प्रशमन उपाय, यानी मन को प्रयत्न पूर्वक नियंत्रित करो। महर्षि पतंजलि भी योग चित्त वृत्ति निरोधा कहते हैं, यानी चित्त वृत्तियों का निरोध करो। फिर गीता में भी अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि चंचल ही मन कृष्णा प्रमाथि बलभद्रुड़म तस्याहम निग्रहम मन्ने वायुरिव दुष्करम, यानी ये मन बड़ा चंचल है, इसको हम कंट्रोल कैसे करें। तो भगवान आगे के ही श्लोक में उनको उत्तर देते हैं, अभ्यास और वैराग्य से आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। और जब आपका मन कंट्रोल रहेगा तो व्यवहार आपका और आप हर एक के साथ आपका बिहेवियर अच्छे से हो जाएगा। यानी जैसे ये श्लोक अभी पहले भी बताए गए, तो मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट में लूंगी कि जैसे सेकंड अध्याय में 48 वाला श्लोक और 50 वाला श्लोक, जैसे 48 श्लोक यानी योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, यानी जब आप हर काम में समत्व लाते हैं, सुख दुख हो, हार जीत हो, मान अपमान हो, जब आप उसमें समत्व लाएंगे तो योग कर्मसु कौशलम, आगे 50 श्लोक में ही भगवान कहते हैं बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। जब आप हर बात में समत्व लाएंगे आपके बिहेवियर में, तो आपके हर काम में कुशलता होगी। तो ये भगवान कहते हैं, तो यानी आपके हर काम में कुशलता होगी तो आप आत्म संयम यानी सेल्फ कंट्रोल करोगे, सेल्फ डिसिप्लिन आपके अंदर आ जाएगा। यानी फिर जो सामाजिक स्वास्थ्य है, आगे जैसे सामाजिक स्वास्थ्य यानी आपके शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ आपका समाज के साथ व्यवहार कैसा होता है, ये भी बहुत मायने रखता है। तो जैसे हम योग से मन पे जब कंट्रोल करते हैं तो मन स्थिर होता है, शांत होता है, तो समाज के साथ आपका व्यवहार भी बहुत अच्छे से होता है। जैसे ये सूत्र पहले भी महर्षि पतंजलि का मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयानाम भावना चित्त प्रसादनम, ये बोला गया है, यानी मित्रता, दुखी के साथ उदारता, धार्मिक व्यक्ति के साथ प्रसन्नता और दुष्ट व्यक्ति के साथ उदासीनता का भाव या रखने से साधक का चित्त क्या हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। और समाज के साथ आपका व्यवहार यानी आपके पड़ोसियों से आप कैसे बात करते हो, फिर आपके घर में आप आपके सास ससुर से, आपके बच्चों से, आपके पति से आप कैसे व्यवहार करते हो, आपके फ्रेंड सर्कल में आप कैसा व्यवहार करते हो, ये बहुत मायने रखता है। और जब ये योग से हम सारा सीखते हैं तो ये सहजता से हमारे साथ हो जाता है। जैसे कभी कभी क्या हो जाता है, हमें कुछ हमारे मन की विपरीत हो जाता है और कोई कुछ हमें बोलता है, तो हमारा मेंटली हम पूरा डिस्टर्ब हो जाते हैं। और मेंटली जब हम डिस्टर्ब हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, हम जैसे भगवान, मैं जैसे ज्यादा से ज्यादा भगवत गीता से जुड़ी हुई हूँ, पहले से योग और भगवत गीता, ये मेरा जीवन पूरा बदल दिया है इसने। तो जैसे भगवान कहते हैं क्रोधात भवति सम्मोहात, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति, यानी क्रोध से क्या हो जाता है, मूर्ता बढ़ जाती है, मूर्ता से स्मृति भ्रंश हो जाता है, स्मृति भ्रंश से बुद्धि नाश हो जाता है, और बुद्धि नाश से व्यक्ति का पूरा पतन हो जाता है। यानी यह पतन होने से हम क्या हो जाते हैं, आपके अपने ऊपर का पूरा कंट्रोल हम खो देते हैं। यानी जो चीजें नहीं करनी चाहिए, जो नहीं बोलना चाहिए, वो हमसे हो जाता है।
यानी इससे हमारे शरीर पे भी सारे सिस्टम बिगड़ जाती है। आपका कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, यानी बीपी पूरा बढ़ जाता है। फिर हार्मोनल इनबैलेंस पूरा बिगड़ जाता है, आपका डाइजेशन पुअर हो जाता है और आपके हर सिस्टम पे इसका गलत असर हो जाता है। तो आपका बिहेवियर ही बहुत अच्छे मायने रखता है। तो ये हम किससे कंट्रोल कर सकते हैं? तो सिर्फ और सिर्फ योगा और गीता से, ऐसा मैं समझती हूँ। तो यहाँ पे आपकी सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव होती है, तो आपको क्या करना है? उसको शांत करना है और पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक सिस्टम को आपको एक्टिव करना है। किसके थ्रू आप ये कर सकते हो? जैसे एक्सरसाइज, मेडिटेशन, प्राणायाम के द्वारा आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। अनुलोम विलोम करके, सूर्य भेदी करके, भ्रामरी करके आप इसको शांत कर सकते हो। फिर आपकी हॉबी, जो आपकी कभी कभी फ्रेंड सर्कल में जाके बातें करना, अगर आप डिस्टर्ब हो तो। फिर पढ़ना, किसी को म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है, किसी को डांस करना, पेंटिंग करना अच्छा लगता है। तो इससे क्या हो जाएंगे? आपके हार्मोन्स जो है वो बैलेंस हो जाएंगे और हैप्पी हार्मोन्स सिक्रेट हो जाएंगे। जो हैप्पी हार्मोन्स डोपामाइन हो, ऑक्सीटोसिन हो, सेरोटोनिन हो, एंडोर्फिन हो, वो क्या करेंगे? फिर तनाव को कम करेंगे, दर्द से आपको राहत देंगे, फिर मूड को बेहतर बनाएंगे आपके, और आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होगा और सारे सिस्टम आपके प्रॉपर वर्क करना काम करेंगे। तो इसके लिए आपको बोलते समय हरदम आपके व्यवहार में ऐसा आपको रोकना चाहूंगा कि बहुत सारी चीजें ओके डिटेल सर। में नहीं बताना है। हम एक्चुअल में यहाँ पर योग संगोष्ठी कर रहे हैं, जिसके माध्यम से केवल ओके जो सर। एक हमारा टॉपिक है उस पर थोड़ा सा हमें बोलना है, ना कि ओके हम सर, लोग मैं क्लास अरेंज कर रहे हैं। ताकि मतलब अगर हम लोग 15-20 मिनट एक ही व्यक्ति बोलेंगे तो कभी किसी का नंबर 2-2.5 ओके घंटे की ओके सर। संगोष्ठी हो जाएगी। सॉरी सर, मैं बोलते तो बोलते समय का हम मुझे भी अपने नहीं दूसरा पता एक चला। आयोजन और करेंगे कि जहां पर एक आपका पूरा लेक्चर रखा जाए, लेकिन सभी नारी शक्तियों से नहीं सर। क्षमा चाहूंगा कि हम लोग ओके बहुत डिटेल में जा रहे हैं। तो विषय को लेकर इतना डिटेल में ना जाए, 5 मिनट के अंदर उसको आप बताने का प्रयास करें जो आपके विचार हैं। ये जितनी भी चीजें हैं ये तो कहीं ना कहीं ओके सर। लिखी हुई है, और हम लोग आज के जमाने में चैट जीपीटी है, तो चैट जीपीटी तो 2 घंटे का पूरा निकाल के दे देगा कि होता क्या है क्या नहीं होता है। लेकिन हम योग संगोष्ठियां इसलिए कर रहे हैं, विचारों का मंथन जो दिया आपके अंदर आपके क्या विचार हैं। ये जो हम चीजें बोल रहे हैं ये तो सभी लोग जानते हैं कि इसके करने से ऐसा होगा, इस आसन को करने से ऐसा होता है ऐसा होता है। लेकिन आपने उस योग को अपने व्यक्तित्व में या फिर किसी और के व्यक्तित्व में किस तरह से सहयोग करते हुए देखा है, हमारी चर्चा उस विषय पर हो रही है। तो क्षमा चाहूंगा मैं आपको बीच में रोकने के लिए, है ना। चलिए अगला नाम, नेहा शाह जी हमारे साथ मुंबई महाराष्ट्र से जुड़ेंगे, क्योंकि अभी हमें मुख्य अतिथि जी को भी सुनना है जो कि अभी अमेरिका से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। चलिए अगला नाम है नेहा शाह जी, स्वागत है आपका जी। जी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी जी सुनाई दे रही है। नमस्कार। राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे इस मंच पर आमंत्रित करा। उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा प्रणाम और सभी योग वीरांगना बहनों को मेरा नमस्कार। आज मैं आपके सामने व्यवहार में कौशल में योग का सहयोग विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूंगी। योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने की पद्धति नहीं है, बल्कि यह मन, बुद्धि और व्यवहार को परिष्कृत करने की कला है। आधुनिक जीवन में जब हम हर क्षेत्र में योग प्रतियोगिता बढ़ रही है और स्पर्धाएं बढ़ रही है, तब केवल ज्ञान और तकनीकी दक्षता ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि व्यवहार कुशलता जैसे कि संचार की क्षमता, धैर्य, नेतृत्व, सहानुभूति, निर्णय शक्ति, यह भी उतनी ही आवश्यक है। योग इन सभी भी कौशल को विकसित करने में हमारा सहयोग करता है। जैसे प्राणायाम और ध्यान से मन एकाग्र होता है, जिससे कि हमारी निर्णय क्षमता और समस्याओं से समाधान की योग्यता हमारी बढ़ने लगती है। दूसरा है यम और नियम, जो हमें सत्य, अहिंसा और संयम को बढ़ाता है और हमें हमारा उसके अंदर अभ्यास कराता है, जिससे हमें संचार में हमारे मधुरता आती है और हमारे
सभी व्यवहार में स्पष्टता आती है। तीसरा मैं बताना चाहूंगी कि योग अभ्यास और से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हमारी आत्म प्रबंधना की शक्ति भी बढ़ती है, जिससे व्यक्ति एक सक्षम नेता बन पाता है और हम कहीं भी हमारी जो हम हमारा कोई भी हमारा निर्णय हम जब देना चाहते हैं तो हम एक नेता की तरह हम अडिग और सक्षमता से हम उनका सामना करते हैं और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। चौथा है ध्यान और शीतलीकरण की तकनीक, जो हमें तनाव से मुक्त रखती है, जिससे किसी भी परिस्थिति में हम अपने आप को शांत रख सकते हैं और हम संतुलित रख सकते हैं अपने आप को। जब भी हमारे सामने कोई ऐसा आता है कि गुस्सा हो गया या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया, तो हम अपने उस या फिर बाढ़ आ गई, कोई ऐसी भूकंप आ गया, तो उन चीज में हम अपने आप को शांत और संतुलित रखकर अपनी और दूसरों को भी हम उससे प्रेरणा देते कि नहीं ऐसे शांत रहो करके। फिर पांचवा है योग हमें सहानुभूति और संभाव भी सिखाता है, जो हमें टीम वर्क बताता है और सब वो हमें सामाजिक जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। ये हमें सब कुछ योग सिखाता है। इस प्रकार योग न केवल शरीर को स्वस्थ बनाता है बल्कि हमारे व्यवहार को भी सुशोभित करता है। व्यक्ति का व्यवहार संतुलित और सकारात्मक होता है, तभी हम अपने समाज में और हमारे कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अतः मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि योग केवल आसन नहीं है बल्कि हमारे पूरे जीवन को पूर्णता का मार्ग बताता है। यह हमें भीतर से बदलकर हमारा ऐसा व्यक्तित्व चेंज कर देता है जो हमें किसी भी क्षेत्र में किसी भी परिस्थिति में अड़क रहने की सफलता दिखाता है और हमें कुशल जीवन जीने का एक कुशल व्यक्तित्व हमारा निखारने में मदद करता है। थैंक यू। मैं सबने बहुत समय ले लिया था, तो मैं अपने विचारों को विराम देती हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में थी नेहा शाह जी, जो कि मुंबई महाराष्ट्र से जुड़े हुए थे। अगला नाम मंजू कश्यप जी दिल्ली से हमारे साथ में होंगे। स्वागत है आपका। नमस्कार सभी को। इस पैनल में आए हुए अतिथि भरत गुप्ता जी को मेरा नमस्कार, सुनील सर और तपन सर को मेरा धन्यवाद कि उन्होंने आज मुझे इस संगोष्ठी में शामिल होने का मौका दिया। तो इतना सब लोगों ने योग के बारे में और व्यवहार के बारे में पहले ही बोल चुके हैं, तो मेरे पास तो ज्यादा कुछ है नहीं बोलने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी सबने इतना कुछ बोल दिया है। तो मैं बस थोड़े शब्दों में ही अपना एक्सपीरियंस भी और 2 शब्दों में ही बात कहूंगी कि आज का जैसे टॉपिक है योग और व्यवहार कुशलता। तो योग तो आप सभी जानते हैं कि मन पर, इंद्रियों पर और ये सब संयम की बात है, और मन, आत्मा और अपने आत्मा शरीर का संतुलन बनाना ही योग है। और व्यवहार से मतलब कि हम सोच समझ कर बोले, कहीं पर भी बोलें तब हमारे आत्म नियंत्रण हमारे ऊपर हो कि हम कुछ गलत ना बोले, हम अपने आप को संयमित रख पाएं और दूसरों के साथ विनम्र और सहिष्णु व्यवहार करें। तो इन सब चीजों के बारे में सभी ने बोल दिया है, तो मैं तो सिर्फ अपना एक्सपीरियंस ही शेयर करना चाहूंगी कि जब मैं योग से जुड़ी तो मैं पहले एक नॉर्मल हाउसवाइफ ही थी। तो योग में मैं जुड़ी, पहले करती थी योग लेकिन इतना डीप में नहीं योग में थी। लेकिन जब से मैं योग में आई, आप समझिए कि मेरा तो लाइफ एकदम बदली है। क्योंकि जैसे एक योग जो ना हमें समय प्रबंधन बहुत अच्छा सिखाता है कि जब हम योग में नहीं होते तो हमारा टाइम ऐसा होता है कि हमारा ना सोने का टाइम है, ना जागने का टाइम है, किसी भी चीज करने का टाइम नहीं है। लेकिन योग के माध्यम से हम ऐसा सीखे हैं कि हम अपना जीवन का प्रबंधन कैसे करें, और हर चीज के लिए हमें समय मिलता है। जो पहले हम समय निकाल नहीं पाते थे, अब हमें हर चीज के लिए समय मिलता है, और उसके अलावा भी हम एक्स्ट्रा चीजें कर पाते हैं योग के माध्यम से। और जैसे कि योग में आने के बाद हमारे व्यवहार में भी बहुत परिवर्तन आता है। जैसे कि मैं अपना ही व्यवहार बताऊंगी
कि जैसे कि पहले जैसे टाइम मैनेजमेंट नहीं होता, तो एक चीज अगर मान लो लेट हो जाती है करने में, तो उसका इफेक्ट हमारे व्यवहार पर बिल्कुल आता है। हमारे जो व्यवहार है परिवारजनों के प्रति बदलता है, चिड़चिड़ाहट हो जाती है कई बार। बच्चे अगर परेशान करते हैं तो चिड़चिड़ाहट होती है। कई बार हस्बैंड भी जैसे कि काम से आते हैं, हमारा काम पूरा नहीं होता तो हम खींच जाते हैं। तो इस माध्यम से योग से जब से जुड़े हैं तो तब से इन चीजों पर हमारा बहुत अच्छा मतलब एक कंट्रोल ऐसा हुआ है कि हर चीज को, हर किसी के साथ जो हमारा व्यवहार है बिल्कुल संयमित और सुलझा हुआ रहता है। कि अगर हमें क्रोध भी आता है किसी चीज पर, तो हम उसको, क्रोध को निकालने से भी पहले पहले अपने दिमाग में सोचते हैं कि नहीं, ये ठीक नहीं है। सोच समझकर बोलने की क्षमता हमारे अंदर आती है। मतलब ये लगा लीजिए कि व्यवहार में कुशलता आ गई है मेरी। और मैं तो जब से योग में आई हूँ तो मेरा तो ऐसा है कि जैसे योग में आते हैं तो योग तो एक समुद्र की तरह है कि जितने इतना उतरते चले जाओ, ठीक है, उससे निकलने का मौका तो आपको मिलेगा नहीं। बल्कि आप सोचेंगे कि चलो अब यहीं रुक जाते हैं, आगे कुछ नहीं करते, इतना स्टडी कर लिया, इतने पे रुक जाते हैं। लेकिन आपको योग अपनी तरफ खींच ही लेता है। तो खींच लेता है तो आप एक के बाद, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि पहले लेवल 1 किया, फिर 3 किया, और इसके बाद भी इतना जिज्ञासु हम लोग बन जाते हैं कि जितना भी हम योग को जान लें और वो कम ही रहता है। हमारे व्यवहार में इतनी कुशलता आती है, टाइम मैनेजमेंट हमारा इतना अच्छे से हमें योग बताता है। भगवत गीता जो हम पढ़े हैं योग में, हमें जीवन जीने की कला भी योग से, भगवत गीता के माध्यम से हम जीवन में हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए सबके साथ, हमारा सबके साथ व्यवहार कैसा हो, हम सब चीजों को मैनेज कैसे करें, तो ये हम सब सीखते हैं। और ज्यादा मैं अब समय नहीं लूंगी क्योंकि ऑलरेडी और इतना समय हो भी चुका है। तो इतने ही शब्दों में मैं अपने शब्द को विराम दूंगी। धन्यवाद सभी का मुझे मौका देने के लिए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला नाम इसी पैनल में पायल सिसोदिया जी, इंदौर मध्य प्रदेश से हमारे साथ में जुड़ेंगे। स्वागत है आपका। सर आवाज क्लियर आ रही है? जी आ रही है, स्वागत है आपका। सर्वप्रथम मैं राजमाता अहिल्या योग केंद्र के सभी सदस्यों को धन्यवाद देना चाहती हूँ, मुझे मौका दिया यहाँ अपने विचार व्यक्त करने का। मुख्य अतिथि भरत गुप्ता जी और पैनल में उपस्थित सभी नारी शक्ति और सभी श्रोतागण जो इस जूम मीटिंग के माध्यम से जुड़े हैं, मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ। और मेरे जो भी योग गुरु है सब, उन्हें मैं प्रणाम करती हूँ। उन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। मैं अपने बारे में दो लाइन कुछ बताना चाहती हूँ। मैं योग में आस्था योग क्रांति परिवार के माध्यम से जुड़ी हूँ। वहां से मैंने राजकुमार जैन से योग सीखा है और फिर मैंने डिप्लोमा चोइथराम से किया है। और अभी मैं योग मित्र अभियान जो इंदौर का है उसमें एक वार्ड में अपनी सेवा दे रही हूँ। अब जैसे कि आगे टॉपिक पे आते हैं, सभी ने टॉपिक पे इतने अच्छे से पूरा प्रॉपर बता दिया है कि सारे पॉइंट्स कवर हो चुके हैं। और मैं एज में सबसे छोटी हूँ, वैसे भी अगर कुछ गलती हो तो क्षमा करना। और कुछ अपने पॉइंट्स और अपनी लाइफ से जुड़ा एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करूंगी। जैसे कि सभी ने बताया, योग न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है बल्कि व्यवहार कौशल को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब आप नियमित योग करते हैं तो आपकी सोच में और महसूस करने में, दूसरों से बातचीत करने के तरीके में भी बहुत हमारा चेंजेस होता है। व्यवहार कौशल है कि निखारने में भी हमारा योग हमारी मदद करता है। जैसे कि तपन सर ने बताया, योगा कर्मसु कौशलम, ये भगवत गीता में कहा गया है। इसके अनुसार मैं दो तीन पॉइंट्स आपसे शेयर करना चाहती हूँ। फर्स्ट पॉइंट, कर्मण्येवाधिकार रस्ते माँ फलेषु कदाचना। इसका अर्थ है कि हमें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, उसके परिणाम की चिंता नहीं करना चाहिए। तो अगर हम अपना काम पूरी ईमानदारी से करेंगे तो हमारा व्यवहार भी संतुलन में रहेगा और हम बेहतर निर्णय ले पाएंगे, हम किसी भी तरह के तनाव में नहीं रह पाएंगे। सेकंड पॉइंट इसी में मैं बताना चाहती हूँ, समत्वम योग उच्यते, संतुलित मन ही योग है। सुख दुख लाभ हानि मान अपमान जैसी विपरीत परिस्थितियां हमेशा सभी के जीवन में बनी रहती है, जिससे कि मन बहुत अशांत भी होता है। इसी में योग हमारी सबसे ज्यादा मदद करता है, मन को शांत करने में, स्थिर रखने में। और हमें सिखाता है कि हमें निराशा और उससे कैसे बाहर निकलना है।
थर्ड पॉइंट मैं बताना चाहती हूँ, योग में स्थिर होकर कर्म करो। जैसे कि हम आसनों के थ्रू भी एकाग्रता के आसन करते हैं, तो हम उसी से, और ध्यान और प्राणायाम के थ्रू हम अपने जीवन में एकाग्रता लाए, जिससे कि हमारा व्यवहार अधिक प्रभावी और कुशल होता है। फोर्थ पॉइंट मैं बताना चाहती हूँ, आत्म संयम और आत्म नियंत्रण। भगवत गीता में सबसे ज्यादा मन को नियंत्रित करने पर ही जोर दिया गया है। मन ही हमारा सबसे बड़ा मित्र है और सबसे बड़ा शत्रु है। अगर इसे हम अपने अनुसार मतलब अपने अनुसार करना सीख लेते हैं, तो हम अपनी इंद्रियों को और भावनाओं को भी नियंत्रित कर लेते हैं। अब मैं आगे अपनी एक लाइफ का एग्जाम्पल देना चाहती हूँ, जो बिल्कुल रियल है। मेरा छोटा भाई वैभव, जो अब इस दुनिया में नहीं है, पर हमेशा मेरे साथ मेरे दिल में है, मुझसे छोटा था। उसे बचपन से ही मतलब मल्टीपल हार्मोनल डिसीजेस थी, और फिर बाद में डायबिटिक भी हुआ, जो बच्चों में डायबिटिक होता है। उस कारण उसको बहुत सारे कंसिक्वेंसेस होने लगे, और इसी के चलते उसकी बहुत सारी दवाइयाँ, इंसुलिन रेगुलर, मतलब दिन में 3 से 4 बार इंसुलिन लगाना, और बहुत सफर करा है उसने। उस कारण उसके जो व्यवहार में मतलब ऐसा हो गया था कि वो बिल्कुल चुप रहता था, ना किसी से बात करना, ना ज्यादा किसी काम में इंटरेस्ट लेना, पढ़ाई नहीं करना, कुछ भी इंटरेस्ट नहीं, बहुत थका हुआ और इस टाइप का। लेकिन जब से योग से हम जुड़े हैं, जब से मैंने उसको योग करवाया, राजकुमार जैन सर ने ही उसे योग पूरा सिखाया है, पूरा उसे करवाया। जब से योग उसे कराया, तो फिजिकली उसकी बीमारी भी मतलब थोड़ी थोड़ी ठीक होने लगी, उसका रिकवरी स्टार्ट हुआ, और जो कॉन्सिक्वेंसेस थे वो सभी उसके वहीं पर बंद हो गए। और उसी के साथ में मेंटली भी उसके अंदर एक मजबूती आई, जिससे वो चीजों में इंटरेस्ट लेने लगा, और वो हर चीज में एक्टिव होने लगा। व्यवहार इतना चेंज हो गया कि पहले जो बच्चा किसी से बात नहीं करता था, अब उसके हर एज ग्रुप के दोस्त बने थे योग क्लास में। उस सब बड़े आते थे, सिर्फ एक वो छोटा बच्चा, सब उससे मतलब सबसे दोस्ती होती थी। और मैं बस और यही कहना चाहती हूँ कि उस स्कूल में भी वो बहुत एक्टिव हो गया, और आस्था पे भी सारे प्रोग्राम्स में एक्टिव हो गया। पहले वाला वैभव और अभी वाला में बिल्कुल चेंज था। तो इसी से ये मेरी मतलब लाइफ का एक रियल एग्जाम्पल है, और ये सिर्फ मैंने नहीं देखा है, मेरे फैमिली में, मेरे पड़ोसी में, सब पड़ोस क्लास में भी सभी ने महसूस किया है कि योग के पहले जो बच्चा कैसा था, और योग के बाद उसमें एकदम इतनी एक्टिवनेस आ गई है। तो योग इसीलिए और मैं एक बात ये भी कहना चाहती हूँ कि योग हर उम्र के लिए बहुत जरूरी है, और अगर हम बचपन से ही बच्चों को योग से जोड़ लेते हैं, तो उनका सर्वांगीण विकास होता है। इसी तरह योग व्यवहार कौशल में सहयोगी है। और यही मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पायल सिसोदिया जी, जो कि इंदौर मध्य प्रदेश से थे। अब उमा चौधरी जी अगर कनेक्ट हो रहे हैं, उमा चौधरी जी कोटा राजस्थान से हमारे साथ में जुड़ेंगे। टेक्निकल टीम उनको ऑडियो का इशू है, भेज नहीं हो पा रहा है, वो एप्लीकेशन में इशू है। जी जी ठीक है, हम अपनी चर्चा को कंटिन्यू करते हैं। अगर कुछ इशू बीच में शट आउट होता है तो हम उनको जोड़ने का प्रयास करेंगे, फिर अगली योग संगोष्ठी में उनको सुनने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कई बार टेक्निकल इशू है, उसको सही नहीं किया जा सकता है कई बार। तो हम अपने अब अंतिम चरण की ओर हैं, और अब हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर भरत गुप्ता जी, जो कि यूएसए से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, हम उनको आमंत्रित करते हैं। स्वागत है सर आपका। टेक्निकल टीम। जी सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद, सभी को नमस्कार। जी सर, स्वागत। ठीक है, तो सर्वप्रथम तो आप सभी लोग को, खास करके सुनील सर, तपन सर और जितने भी आमंत्रित व्यक्तिगण जो कि नारी शक्ति, उन सभी को मेरा हार्दिक प्रणाम। और मैं सभी को ऑब्जर्व कर रहा था, तो मैंने देखा कि एक से बढ़कर एक है आप लोग। सबने इतने अच्छे अच्छे विचार रखा। ये बात अलग है कि थोड़ा सा कभी समय ज्यादा रहा, कभी कम रहा, पर सब में शायद यही एक उदाहरण हम ले सकते हैं कि हमारी व्यवहार कुशलता में कैसे योग
का मदद होता है। आप लोग सचमुच जितने भी सब लोग ने बोला है, नारी शक्ति ने एक से बढ़कर एक थे। मैं तो इसलिए मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ। और खास करके तपन सर का, जो मुझे हरदम याद कर लेते हैं। तो उन्होंने मेरा शायद एक इंटरव्यू देखा था जो एक चैनल पे चल रहा था, तो उनको लगा कि शायद मैं एकदम उपयुक्त अतिथि हूँ, तो उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। तो मैं मुझे आज बोलने के लिए तो बहुत है, पर मुझे पता है सिर्फ 10 मिनट के ऊपर नहीं बोलने दिया जाएगा। तो एक्चुअली बेसिकली मैं एक मेट्रोलॉजिकल इंजीनियर हूँ और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया से रिटायर्ड हुआ हूँ, असिस्टेंट जनरल मैनेजर। पर मुझे ऐसा लगा कि ये जीवन में क्या करना है, क्यों आया है, क्या करना चाहिए। तो ये सब शोध लगाने के बाद मुझे लगा कि जो लोगों की सेवा करते हैं उनको सच्चा सुख आनंद प्राप्त होता है। तो फिर क्योंकि हमारे पिताजी फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने देश की समाज की काफी सेवा करी, तो मुझे लगा चलो योग के माध्यम से, क्योंकि मैं बचपन से ही योग में योग आसन वगैरह बहुत अच्छे से करता था और घर में एकदम बहुत डिसिप्लिन लाइफ थी। तो मैंने सोचा कि चलो इसी माध्यम से मैं लोगों की सेवा करूंगा। और फिर 5 साल पहले ही मैंने फिर योग का स्टडी चालू किया। स्वामी रामदेव बाबा वहाँ पे हरिद्वार में जाके मैं और मेरी पत्नी ने शिक्षण लिया। बाद में नागपुर में एक जनार्दन स्वामी योग अभ्यासी मंडल है, वहां से और प्रशिक्षण लिया, और बाकी जगह बहुत जगह से हम लोग ने प्रशिक्षण लिया। और फिर बाद में मास्टर डिग्री भी करी योग में, कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय से। बाद में अभी हमने दोनों ने इसमें पीएचडी भी किया है, और वो भी यूएसए की बहुत बड़ी संस्था है, योग संस्कृतम यूनिवर्सिटी फ्लोरिडा से। तो ऐसा लगता है कि ये योगा का ही चमत्कार है, योगा का ही देन है कि वो आपको एकदम उच्चतम लेवल लेके जाने के लिए सिखाता है, प्रेरित करता है। तो मैं खुद का उदाहरण दिया, और आज आप लोग ने इतना सुंदर बताया है, सभी अपने ग्रंथों का रेफरेंस देके बहुत सुंदर तरीके से और अपना अनुभव साथ में मिलाकर काफी अच्छे तरह से बताया है। मुझे तो लगता है 5 मिनट न दे के आप लोग को तो आधा आधा घंटा दिया, तो मुझे लगता है कुछ थोड़ी सी हम लोग कुछ जस्टिफाई कर सकेंगे। हाँ, मैं ये बताऊंगा थोड़ा सा विषय को मैं इसमें, जैसे आप लोग ने जो बताया अपने अपने अनुभव वगैरह, तो मैं इसको प्रमाणित करने के लिए एक रिसर्च स्टडी किया है। वैसे 2 रिसर्च स्टडी है, एक इंडिया में किया है जहां हम रहते हैं नागपुर में, वहां पे स्कूल गोइंग जो स्टूडेंट्स है उनके लिए किया है कि उनके उनके आजकल हम देखते हैं कि बच्चों में व्यवहार वगैरह वो बात रही नहीं जो हमारे पूर्वजों की थी। तो वो कैसे हम लोग ला सकते हैं। और फिर दूसरा, मैंने जब यूएसए में, यहाँ पर भी मैंने पिछले साल एक रिसर्च स्टडी का ये किया कंडक्ट, और उसमें 3 महीने का था। उसके ऊपर ही चलते हैं और बाद में समाप्त कर दूंगा, क्योंकि और कुछ आप लोग ने इतना अच्छा बोला है तो कुछ बोलने के लिए रह नहीं गया है। तो यहाँ पे एक संस्था है, तमिल एकेडमी है। क्या होता है, हिंदुस्तान से जो परिवार आते हैं यहाँ पर, है ना, तो उनको ये संस्कार नहीं मिलते हैं, कोई भी, फिर महाराष्ट्रियन हो, तमिल हो, कन्नड़ हो, कुछ भी। तो यहाँ पे क्या है, अलग अलग एक संस्थाएं खुली है जो बच्चों को उनके संस्कार सिखाते हैं, उनकी लैंग्वेज सिखाते हैं, ताकि वो अपने संस्कारों से, अपने धर्मों से, अपने कल्चर से जुड़े रहे। तो मुझे वो जो पेरेंट्स लोग लेके आते हैं, और 1 से 1.5 घंटा उनको ये कल्चर वगैरह सिखाया जाता है। तो मुझे अप्रोच किया गया है कि हम 1.5 घंटा ऐसे खाली बैठे रहते हैं पेरेंट्स लोग, और गपशप करते हैं, समय बर्बाद करते हैं, तो आप हमें योग सिखा सकते हैं। तो मैंने सोचा ये भी बहुत अच्छा एक रिसर्च का मिल जाएगा कि पेरेंट्स लोग में व्यवहार कुशलता कैसे लाना चाहिए, है ना। तो हमने कुछ ये गूगल पे एक फॉर्म डिवाइस किया, और उसमें फिर जैसे मैं कुछ आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ, और 25 लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था वो रिसर्च स्टडी में, और 21 लोगों ने उसका रिस्पांस दिया था। तो देखिए कितना सुंदर है। और 3 महीना ही हमने सिर्फ योग सिखाया, पर योग का एक मॉड्यूल बनाया था जिसमें कुछ आसन थे, कुछ प्राणायाम थे, है ना, कुछ मुद्रास थी, कुछ मेडिटेशन था, कुछ खान पान के बारे में, सब एक प्रकार का उनको थोड़ा ब्रेन वॉश करने की कोशिश की और योग से जोड़ने की कोशिश की है। तो अभी चलते हैं डायरेक्ट रिजल्ट की तरफ, क्योंकि फिर समय का बंधन है इसलिए। तो यहाँ के जो है वो लेडीज और जेंट्स लोग ने पार्टिसिपेट किया था उसमें।
तो रोज हम उनको 45 मिनट्स टू 1 आवर सिखाते थे। और उनका देखिए, उन्होंने फॉर्म भरा और वो उसके ये पॉइंट्स थे। ठीक है, तो पहले फॉर्म भरा के लिए कि अभी उनका स्टेटस क्या है। आप लोग को पता होगा 1 to 10, जैसे हम योग कर रहे हैं तो आपको कौन सा लगता है कि आप कौन से स्टेज में है ना? 1 to 5 में है कि 6 में, 7 में, 8 है कि 9 है? 10 बोले तो एकदम 100% आप अच्छे से योग करते हैं, शरीर मन आत्मा वगैरह सभी से। ठीक है, और जैसे नए शुरुआत है तो बोल सकते 3 या 4। तो ऐसे हमने उनको बहुत सारे पॉइंट्स दिए थे गूगल फॉर्म में, उन्होंने वो सब टिक मार्क करके दिया कि उनका रेटिंग क्या है। फिर 3 महीने के बाद हमने उनको बोला कि फिर से ये फॉर्म आपको दे रहे हैं, ऑनलाइन ही है गूगल फॉर्म, ये आपको टिक मार्क करना है। तो सभी लोग जो उन्होंने भरा और जो फाइंडिंग्स हुई वो उन्होंने ही निकाला तमिल एकेडमी, क्योंकि यहाँ तो कुछ गड़बड़ तो कर ही नहीं सकते, जो फॉर्म में है वही का वही आएगा। तो उसका जो निष्कर्ष निकला वो मैं आपके सामने बता रहा हूँ। और जितना भी आप लोगों ने बोला है वो उसको सर्टिफाई करेगा कि आप लोग ने जो भी बताया, हमारे ग्रंथों में जो भी अपने अनुभव बताए हैं, ये एकदम सही है, प्रामाणिक है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि व्यवहार कुशलता में हमारी एनर्जी होना चाहिए, हमारे एक्टिवनेस होना चाहिए, है ना, ऊर्जा होना चाहिए, तभी तो आप अच्छे से रहेंगे ना। तो उसमें जैसे जो लोगों ने बताया उसमें से जो हम लोगों ने फाइंडिंग्स निकाला है कि अब जैसे मैं आपको बोलूंगा 50%, तो 50% एग्जैक्टली नहीं समझने का। किसी ने 47, 48, 49, है ना, ऐसा। तो नियरर नियरर टू 50, इसलिए मैंने उसको 50 पकड़ लिया। तो उन्होंने बोला कि उनकी जो एनर्जी लेवल है वो 3 महीने में 50% बढ़ गई है, जस्ट इमेजिन। बट उनका रेंज था 1 to 5। ठीक है, और 45% लोगों ने बोला है कि उनका वो 6 to 10 हो गया, यानी उनके हाईएस्ट, उनके एनर्जी, उनकी एक्टिविटीज, उनकी ऊर्जा बढ़ी है। और एक ग्रुप था, उसमें 5% लोगों ने बोला कि उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं आया, उनकी एनर्जी बढ़ी नहीं। तो ऐसे लोग आपको मिलेंगे। ठीक है, फिर दूसरी बात आती है हमारे व्यवहार कौशल में कि हमें गुस्सा नहीं आना चाहिए, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, गुस्सा। तो उसके लिए जो फाइंडिंग्स है उसमें इसमें भी नियर अबाउट 50% लोगों ने बोला कि 1 to 5 है उनका, यानी गुस्सा उनका कम हुआ है 1 to 5। और जो 40% लोग ने बोला है कि उनका गुस्सा बहुत ज्यादा शांत हुआ है। देख देखिए, ये जितने भी रिसर्च स्टडी और फाइंडिंग्स है, ये सब आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी आपने बताया यहाँ पे, और यह जो हमारे ग्रंथ में लिखा है, यानी उसमें गलत कुछ भी नहीं है। और 10% लोग ने बोला है कि उनका गुस्सा कुछ कम हुआ ही नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर बाद में हैप्पीनेस, हम अगर खुश है तो हमारी व्यवहार कुशलता अच्छी रहेगी। तो उसमें हमने देखा कि अगेन जो 50% लोग थे, उन्होंने उनका लेवल 1 to 5 रखा है, अर्थात उनको इतना ज्यादा हैप्पीनेस अचीव नहीं कर सके। पर 55% जो लोग थे उन्होंने 6 to 10 उसका रेटिंग दिया, अर्थात उनको उनका हैप्पीनेस बहुत बड़ा है। और 15% ऐसे लोग थे, सॉरी 35% लोगों ने 6 to 10 बताया है। और 15% ने बोला है कि उनका कोई हैप्पीनेस में, यानी खुशी में, कोई फर्क नहीं पड़ा है। फिर लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी, देखिए योग हमारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का साधन है ना। तो यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी, हमारी जो आध्यात्मिकता है वो कितनी बड़ी है, तो उस पर हम देखते हैं कि 40% लोगों ने बोला कि उनका जो आध्यात्मिकता जो बढ़ने का जो है वो 6 to 10 है, यानी इतनी ज्यादा बड़ी है। और 50% लोगों ने बोला कि उनका जो उन्होंने जो भर के दिया उसमें से साबित होता है कि 1 to 5, यानी उनको ज्यादा आध्यात्मिकता पर, कुछ 50% आध्यात्मिकता में उनको प्राप्त हुई है। और 10% लोगों ने बोला कि उनको आध्यात्मिकता में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। फिर फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ, है ना, योग का तो वही है उद्देश्य कि हमारी आत्मिक शक्ति, हमारी आध्यात्मिक शक्ति, हमारी शारीरिक शक्ति सभी बढ़े, है ना, ऑर्गन की शक्ति। तो इसमें इसमें भी ऐसा है, 50% लोगों ने बोला कि उनकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ और मेंटल स्ट्रेंथ है वो 6 से 10, अर्थात उन्होंने रेटिंग ज्यादा दिया है, इसका मतलब उनकी काफी बड़ी है।
फिर 40% लोगों ने बोला है कि उनकी मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ में इतना ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है, पर 50% बदलाव हुआ है। और 10% ऐसे भी लोग थे उसमें जिन्होंने उसमें लिखा कि उनका कोई भी फिजिकल मेंटल स्ट्रेंथ में कोई बदलाव नहीं हुआ है। फिर विजडम, विजडम इन्हें जैसे पता है आपको, विवेक, विवेक ज्ञान, जो सही और जो गलत है उसकी पहचान करना, विजडम जिसे हम बोलते हैं कि डिस्टिंग्विश बिटवीन द राइट एंड रॉन्ग। ठीक है, तो ये भी योग की बहुत बड़ी देन है। तो उसमें देखा कि 50% लोगों ने बताया कि उनका जो विजडम है, अर्थात उनकी विवेक ज्ञान है, वो काफी बड़ा है। 6 to 10 उन्होंने उनको ये दिया है, रेटिंग दिया है। और 45% लोगों ने बोला है कि उनका इतना ज्यादा नहीं बढ़ा, पर 1 to 5 उन्होंने उसका रेटिंग दिया है। और 5% लोग ने बोला है कि उनको उनका विवेक ज्ञान में कोई बढ़ोतरी वगैरह हुई नहीं है। फिर डिक्रीज इन स्ट्रेस लेवल, जैसे आप सभी ने मान्य किया है कि हमारे योग के द्वारा स्ट्रेस लेवल कम होता है। तो यहाँ पर भी वही पॉइंट था कि 50% लोगों ने बोला है कि उनका स्ट्रेस लेवल काफी कम हुआ है, उन्होंने रेटिंग दिया 6 to 10। ठीक है, फिर 45% लोगों ने बोला है, ठीक है, ये मैं राउंड फिगर करके बता रहा हूँ, हाँ, वो अगर उसमें देखेंगे ग्राफ में तो एकदम पॉइंट पॉइंट में भी है वो। तो 45% बोला है कि 1 to 5। ठीक है, तो उन्होंने आध में 50% उनको बेनिफिट मिला है। और 5% लोगों ने बोला कि उनको कुछ भी फायदा नहीं हुआ है। फिर हमारे योग में बोलते हैं ना कि हमारी जो फूड हैबिट है वो भी चेंज, हम मितहार हो जाते हैं। अर्थात आधा आधा जो स्टमक है वो अन्न से भरेंगे, वो भी सात्विक अन्न, पाव पानी से, और पाव जो भाग है वो हम हवा के लिए रखेंगे। तो यहाँ देखो कि फूड हैबिट्स चेंज में सात्विक भोजन के लिए उनको पॉइंट्स बताया गया था। तो 40% लोगों ने कहा कि नो चेंज, यानी 3 महीने में उनके फूड हैबिट्स में कोई भी बदलाव नहीं, जैसा खाते थे वैसी। 20% लोगों ने बोला कि यस, और यानी 20% लोगों ने ही बोला कि उनका जो डेली बेसिस पे जो भोजन है वो अब सात्विक करने लगे हैं। फिर 50% लोगों ने बोला कि हफ्ते में 2 या 3 दिन ही वो सात्विक भोजन करते हैं। और 15% ने बोला कि 3 से 5 दिन वो फॉलो करते हैं, है ना, सात्विक भोजन। और 10% ने बोला कि कभी ओकेशनली, जैसे पेट खराब है तो चलो खिचड़ी बना लो वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट। अब काफी जैसे यहाँ पर तो हम देखते हैं कि योग जो है ना, वो हमारी बॉडी के लिए करते हैं। यहाँ पे वो मन वगैरह जानते नहीं है ये लोग ज्यादा, इसलिए फिर इतना सब होने पर भी बीमार रहते हैं, नाना प्रकार की व्याधियां होती है ना, साइकोसोमेटिक। तो बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी, है। तो वो बताया है कि जैसे 35% लोगों ने कहा है कि उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ी है, क्योंकि कुछ आसन वगैरह कराते थे, खान पान वगैरह अच्छा रहता था, उनका मन पवित्र रहता था। और 60% लोगों ने बोला है कि उनकी बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी में 50% ही उनको बेनिफिट मिला है। और 10% ऐसे भी लोग थे जिन्होंने बोला कि उनको कोई भी बेनिफिट नहीं मिला है। फिर क्रिएटिव थिंकिंग, बोलते हैं ना योग से हमारा क्रिएटिविटी बढ़ता है, कुछ नई करने की हमारी इच्छा होती है, अच्छा करने की। तो उसमें देखा है कि क्रिएटिविटी थिंकिंग में 15 उन्होंने काफी रेटिंग किया है कि उनका क्रिएटिविटी बढ़ा है। जबकि 70% लोगों ने कहा है कि उनका उनका क्रिएटिविटी इतना ज्यादा नहीं बढ़ा है। और 15% लोगों ने कहा है कि उनका 0। ठीक है, उनको कोई क्रिएटिविटी बढ़ी नहीं है। फिर पेशेंस, है ना, पेशेंस होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है ना, योग वो ही सिखाता है, आप लोग ने भी उसको बताया है। तो 35% यहाँ पे उन्होंने हाई रेटिंग किया है कि उनका पेशेंस बढ़ा है, यानी धीरजता बढ़ी है। और 50% लोगों ने कहा है कि उनकी धीरजता 50 यानी उससे कम बढ़ी है, उन्होंने रेटिंग 1 to 5 दिया है। और 15% लोगों ने कहा है कि उनका कुछ भी धीरज में वगैरह पेशेंस में कोई फर्क नहीं आया है। और पेइंग रिस्पेक्ट टुवर्ड्स अदर्स, ये योग का बहुत बड़ा उद्देश्य है कि हम सभी को, बोलते हैं ना वसुदेव कुटुंबकम,
है ना। तो ये अपना ही धर्म एक ऐसा है जो ये सब कुछ बोलता है। तो हम सभी को रिस्पेक्ट देते हैं, सभी धर्मों को रिस्पेक्ट देते हैं, है ना। तो यहाँ पे बताया कि 50% लोगों ने उसका रेटिंग हाई दिया है, 6 to 10, यानी उनका पेइंग रिस्पेक्ट टुवर्ड्स अदर्स और एल्डर्स, ठीक है। तो ये भी बढ़ गया है। 40% ने बोला कि 1 to 5 हुआ है, और 10% लोगों ने बोला है कि नो। अब यहाँ पे जो नो नो वाले हैं ना, देखिए आप भी कोई योग सिखाते होंगे या कहीं जाते होंगे, तो एक स्कूल का एग्जांपल ले लो। एक स्कूल में एक 4-5 बच्चे ही फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव आते हैं, बाकी लोग क्यों नहीं आते? तो डिपेंड कि हम कितने कंसंट्रेशन से वो लेसन सुनते हैं, लेसन को पढ़ते हैं, लेसन का ज्ञान लेते हैं, फिर रिप्रोड्यूस करते हैं, ये सब उसमें आ जाता है। तो कुछ लोग ऐसे भी रहेंगे आपके एक्सपेरिमेंट में या आप जहाँ योग सिखाते हैं कि कुछ नहीं, बस नाम के लिए कोई बोलता है इसलिए करना है, पर वो उनका कोई फायदा नहीं होता है। तो मैंने ये रिसर्च स्टडी आपको बताना इसलिए जरूरी समझा कि आप लोग जो भी बोल रहे थे, है ना, और जो भी हमारे ग्रंथों में, ये पूरा का पूरा निष्कर्ष साइंटिफिक वे में गूगल फॉर्म भरा के ये निष्कर्ष निकाला है। मुझे लगता है कि ये सब सुन के आप लोग का सभी का विश्वास बढ़ेगा, ठीक है। और सभी को फिर से पुनः पुनः धन्यवाद देता हूँ। शायद 10 मिनट से भी ज्यादा लिया होगा, मुझे पता नहीं है, मैंने ध्यान नहीं था। पर आप सभी लोग को बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद, नमस्कार क्या बोलूं। और अपना अपने जीवन में बहुत बहुत उन्नति करेंगे ऐसा मुझे लगता है। और जो हमारे तपन जी है, और महेश जी है, राजपूत जी, है ना। तो ये लोग काफी परिश्रम कर रहे हैं, और ये बहुत एक, मैं तो सोचता हूँ ये हम तो पहले से इनसे जुड़े हैं, पर ये ऐसे ऐसे उपक्रम लाते हैं जिसमें नारी शक्ति क्या सभी शक्तियों को ये ऊपर ऊपर उत्थान की ओर लेके जाते हैं। बहुत बड़ा कार्य है। अभी जैसे बता रहे थे उन्होंने राजस्थान में उन्होंने काफी अच्छा कार्य है, ऐसा हर स्टेट में। तो बहुत अच्छा है, मुझे तो लगता है सबसे अच्छा कोई अच्छा कार्य चल रहा होगा तो आप लोग का कार्य चालू है। आपको बहुत बहुत अभिनंदन, आप बहुत बहुत आशीर्वाद। मैं यहीं पे अपने वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। उमा जी की आवाज आ रही है क्या आप? जी, आपको आ रही है मेरी आवाज़? जी जी बिल्कुल, जी स्वागत है आप। पहले तो मैं सभी मुख्य अतिथिगण, अध्यक्ष महोदय और संचालक महोदय और सभी योगियों को नमन करना चाहती हूँ। योग एक जीवन जीने की कला ही योग एक शारीरिक व्यायाम ही नहीं है, जीवन जीने की कला है। योग से हम जैसे कि बीमारियों से तो मुक्ति पाते ही है, साथ में जैसे कि योग से अच्छे विचार करते हैं तो माइंड रिलैक्स रहता है। जैसे कि माइंड रिलैक्स रहता है तो शरीर में विभिन्न प्रकार की ऐसे सोच विचार से कुछ विचार आते हैं तो टॉक्सिक बॉडी के अंदर पैदा होता है, तो वैसे बीमारियां नहीं होती है। योग में हम पढ़ते हैं 5 यम पढ़ते हैं, जिसमें असत्य, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह होता है। नियमों में सोच है जिससे आंतरिक शुद्धि आती है, संतोष से आंतरिक शुद्धि सोच से आंतरिक शुद्धि आती है, संतोष से संतुष्टि, प्रसन्नता होती है, तप से तपस्या करने की इत्यादि होती है। स्वाध्याय से अध्ययन के प्रति हम अग्रसर होते हैं, ज्ञान के प्रति अग्रसर होते हैं। ईश्वर प्रणिधान में है, उच्च शक्तियों की ओर अग्रसर होते हैं, उनके प्रति समर्पण का भाव आता है। तो इन सब के होने से हमारे जीवन में एक अलग ही दिशा मिलती है। आंतरिक शुद्धि के साथ में बाह्य शुद्धि भी होती है। योग से व्यायाम से बाहरी शुद्धि और आंतरिक शुद्धि होती है। इसके साथ में हमारी व्यवहार कर्म अच्छे बनते हैं, मन में शांति का भाव आता है, तनाव से ग्रस्त नहीं हो पाते। ऐसी दिनचर्या में हम चीज़ों को इंक्लूड करते हैं तो इंद्रियों पे विजय प्राप्त करते हैं और अपने कर्मों को भी अच्छी दिशा प्रदान करते हैं। तो इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। मेरा दूध वाला आ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।
चलिए, अब अध्यक्षीय उद्बोधन ज्यादा समय ना लेते हुए आप सभी का, क्योंकि समय बहुत महत्वपूर्ण है, समय बहुत कीमती है, आवश्यकता से अधिक समय हो गया, इसलिए समय का ध्यान रखते हुए अब मैं अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए संस्था के अध्यक्ष श्री सुनील सिंह जी राजपूत जी को आमंत्रित करता हूं कि वो अपना अध्यक्षीय उद्बोधन प्रस्तुत करें। स्वागत। सर्वप्रथम मैं प्रथम पुण्यश्लोका मातुश्री अहिल्याबाई होलकर जी के चरणों में नमन करता हूँ। आज जो हमारे मुख्य अतिथि महोदय भरत गुप्ता सर जी, सर को प्रणाम, और समस्त अतिथि वक्ता पैनल और पूरे भारतवर्ष और पूरे विश्व वर्ष से जुड़े योगियों प्रेमियों। तो आज का जो हमारा विषय है व्यवहार कुशलता में योग। तो अगर हम बात करें कि जो विषय है हमारा, ये कोई सामान्य विषय नहीं है। ये जो विषय है ये शिक्षा और प्रशिक्षण की बात भी नहीं है, ये मनुष्य के पूरे जीवन में एक धुरी है। जो आज का जो विषय है हमारे पूरे मनुष्य के जीवन की एक धुरी है। और अगर हम ऐसे ही बात करें कि जो व्यवहार का असली चेहरा है वो कहाँ से आता है, कोई ज्ञान पद प्रतिष्ठा पैसे से नहीं आता है। और अगर व्यक्ति का व्यवहार अच्छा हो तो वो सभी लोगों के दिलों को जीत लेता है। और इसमें हम बात करते हैं मातुश्री अहिल्याबाई होलकर के जीवन में एक प्रसंग आता है कि जब एक व्यापारी और एक किसान के बीच जमीन को लेकर एक विवाद हुआ और दोनों पक्ष अड़े हुए थे। मामला उग्र हो गया था। दरबार में यह मामला जब पहुंचा तो लोग उम्मीद कर रहे थे कि महारानी कठोर निर्णय लेगी, लेकिन अहिल्याबाई होलकर दोनों पक्षों को पूरे धैर्य से उन्होंने सुना, फिर मुस्कुराकर बोले कि झगड़ा जमीन का नहीं है, झगड़ा तो मन का है, और जब मन की आग बुझ जाएगी तो जमीन खुद ब खुद तय कर लेगी कि उसको किसकी सेवा करनी है। उन्होंने दोनों को समझाया और एक साझा समाधान कराया, जिसने ना केवल विवाद मिटाया बल्कि आपसी भाईचारा भी बढ़ाया। तो उनका यही व्यवहार कौशल जिसने पूरे राज्य में सुख और समृद्धि ला दी। लोग कहते थे कि अहिल्याबाई से न्याय लेने वाला कभी असंतुष्ट नहीं लौटता था। यह प्रसंग हमें यह बताता है कि व्यवहार में धैर्य, करुणा और संवाद ही असली शक्ति है। और योग हमें यही सब चीजें सारी सिखाता है। अगर आधुनिक जीवन में अगर हम बात करें आज का कि सब जगह हमें व्यवहार कौशल कितना जरूरी है। अगर बात करें अपने बॉस की, जो हमारे कंपनी में अगर कोई व्यक्ति कार्य करता है, बॉस क्रोधी हो गया, कर्मचारी अशांत हो गया, तो काम कभी सफल नहीं होगा, कंपनी कभी नहीं चल पाएगी। और वैसे ही अगर परिवार में व्यवहार कटु है तो घर मंदिर नहीं बनेगा, फिर वो नरक का स्थान बन जाता है। और यही चीज अगर अपन बात करें समाज की, अगर समाज में व्यवहार अहंकार की तरफ होता है तो मित्रता और सहयोग कभी टिक नहीं पाएगा। तो हमारे मन को हमें हमेशा संयमित करना है, वाणी को मधुर करना है और जीवन को पूरा योग में बनाना है। तो साथियों, योग से कोई बीमारी से नहीं लड़ते हम, बल्कि व्यवहार को भी हम उत्तम बनाते हैं। जिस प्रकार रामायण में हनुमान जी की विनम्रता और गीता का संभाव और अहिल्याबाई जी का धैर्य, यही योग से निकला व्यवहार होता है। तो आइए आज हम संकल्प लें कि हम योग केवल साधना नहीं बल्कि व्यवहार की एक पाठशाला बनाएंगे, और यही एक सच्चा योग होगा। धन्यवाद। हरिओम। जय योग, जय अहिल्या, जय नारी शक्ति। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम संगोष्ठी के अंतिम चरण की ओर चल रहे हैं। इस तरह से हमारे सारे जो भी अतिथि वक्ता पैनल नारी शक्ति थे, उनके उद्बोधन, उनके विचार हमने आज सुने। व्यवहार कौशल में योग का सहयोग, यानी कि योग कहीं ना कहीं हमें सहयोग प्रदान कर रहा है। हमारे मुख्य अतिथि का भी बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं हम लोग, उनका आभार व्यक्त करते हैं। अब मैं आभार प्रदर्शन के लिए ललिता पाटीदार जी, जो कि हमारे संस्था की समन्वयक, उनको मैं आमंत्रित करता हूं कि आभार प्रदर्शन करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद तपन जी।
हरिओम आप सभी को। आज आयोजित 9वीं देवी अहिल्या राष्ट्रीय संगोष्ठी में पधारे हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर भरत गुप्ता जी एवं समस्त अतिथि वक्ताओं, नारी शक्तियों का मैं ललिता पाटीदार राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर की तरफ से आप सभी का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करती हूँ। आप सभी ने अपने व्यस्त समय से कुछ अनमोल क्षण निकालकर इस संगोष्ठी की शोभा बढ़ाई और संस्था को पूर्ण विश्वास है कि आगे भी आप सभी का इसी प्रकार से हमको स्नेह, सहयोग और मार्गदर्शन और सुझाव निरंतर मिलता रहेगा और इसी प्रकार से हम सभी मिलकर योग को उच्चतम शिखर तक ले जाने का प्रयास जारी रखेंगे। एक बार पुनः आप सभी का हृदय से धन्यवाद एवं कोटि कोटि आभार। हरि ओम।